हेलो एवरीवन, मैं अंजलि पांडे आप सभी का एग्रीकल्चर एंड जीके ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत करती हूँ। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। सो टुडे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन के अंडर जो असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर की एग्जामिनेशन होने वाली है, उसके अंदर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है फार्मिंग सिस्टम एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। फार्मिंग सिस्टम एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सिर्फ इस एग्जामिनेशन के लिए नहीं, ऑलमोस्ट ऑल द एग्रीकल्चर एग्जामिनेशन विच आर कमिंग अलॉन्ग, उन सभी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही यूजफुल टॉपिक है। सो आराम से धीरे धीरे एक एक टॉपिक को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। एक्चुअली दिस इज द बेसिक ऑफ एग्रीकल्चर, यू शुड नो। ओके, सो वी विल स्टार्ट द वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपने अभी तक एग्रीकल्चर एंड जीके एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल नहीं किया है, सो दिस इज़ द राइट टाइम, यू शुड इंस्टॉल दिस एप्लीकेशन इन योर फोन फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर। ओके, क्योंकि इसमें हम आपको प्रोवाइड करते हैं वेरियस कोर्सेज, जैसे कि जो कि आपके एग्रीकल्चर जितने भी एग्जामिनेशंस आ रहे हैं थ्रू आउट इंडिया, वो सारे कोर्सेज आपको अवेलेबल कराए जाते हैं। टेस्ट सीरीजेस उन सारे एग्जामिनेशंस की अवेलेबल कराई जाती है। स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, फ्री क्लासेस, फ्री क्विजेस, ICRE नोट्स विच इज़ हेल्पफुल फॉर बोथ द स्टूडेंट्स who are in the graduation and also the students who are preparing for the agriculture jobs. Okay, there's syllabus for every examination. To crack all the examination, the syllabus should be very clear in your mind, so we'll upload all the proper syllabus of all examination, new updates, previous year question paper and YouTube class notes also. The videos which we are uploading on the YouTube, those notes are also provided on this application. So this is the time you should download this application in your phone and boost up your preparation. Moving further to our YouTube channel, if you have not subscribed our YouTube channel, please do subscribe our YouTube channel and also press the bell icon so that you get notified at time whenever our videos are uploaded. Our videos have very good content जो कि आपको help करता है all over preparation में. Okay, so you have to subscribe the channel and also press the bell icon. Rest, अगर आप ओडिशा PCS के अंदर असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए हमारे चैनल ने लाया है एक कंप्लीट कोर्स, जिसमें आपको प्रोवाइड किया जा रहा है फुल स्टडी मटेरियल, पेपर 1 पेपर 2 बोथ, क्वेश्चन बैंक जिसमें आपको 10,000 प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज बेस्ड ऑन एग्जाम पैटर्न, यूट्यूब क्लास नोट्स और interview guidance also. This all features are provided to you in just of the cost of 2,000 rupees. इतने मिनिमल कॉस्ट पे इतने सारे फीचर्स आपको इस कोर्स के अंदर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, सो यू शुड इनरोल इन दिस कोर्स। और इस कोर्स में इनरोल करने की जो लिंक है, द लिंक टू इनरोल इन दिस कोर्स इज प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड ऑल्सो वी हैव प्रोवाइडेड आवर कॉन्टैक्ट नंबर so that if you have any further doubt you can consult to us. So we'll start the video. Okay, starting with the topic. First of all, what is the topic? Farming system and sustainable agriculture. Okay, जब हम बात करते हैं कि हम our Indian economy is किस पे बेस्ड है, हमारे इंडियन इकोनॉमी किस पे बेस्ड है, बेसिकली इट इज बेस्ड ऑन द एग्रीकल्चर। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर बेस्ड ऑन द एग्रीकल्चर, उनकी लाइवलीहुड एग्रीकल्चर पे बेस करती है। ठीक है, तो हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या फार्मिंग सिस्टम हम अप्लाई कर रहे हैं और क्या वो सस्टेनेबल है या नहीं। हम जो फार्मिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, क्या वो एक टेम्पररी पीरियड के लिए है या सस्टेनेबल है या नहीं। सो इन सभी इसके अंदर के सारे टॉपिक्स को हम अच्छी तरह से डील करेंगे। ठीक है, तो पहले तो आप ये समझिए कि सिस्टम क्या होता है। ठीक है, सिस्टम एक चीज़ होती है जहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट्स जो ना वो एक साथ इंटरैक्ट करके काम कर रहे होते हैं। ठीक है, सो द सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ इंटरैक्टिंग कंपोनेंट्स ऑपरेटिंग टुगेदर फॉर अ कॉमन पर्पस, केपेबल ऑफ रिएक्टिंग एज अ होल टू एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, यानी कि बहुत सारे जो आपके कंपोनेंट्स हैं वो एक साथ काम करते हैं, एक साथ फंक्शन करते हैं एक पर्पस के लिए। ठीक है, बहुत सारे लोग मिलके, जैसे हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हो गए। ठीक है, हम बहुत सारे फ्रेंड्स, हमें एक टॉपिक डिस्कस करना है। ठीक है, तो हम बहुत सारे फ्रेंड्स ने उस टॉपिक के छोटे छोटे पार्ट्स हमने
सबने प्रिपेयर कर लिया, अब हम सब बैठ के एक ग्रुप में डिस्कशन कर रहे हैं एक वो पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो उसी तरह होता है फार्मिंग सिस्टम, ठीक है। सिस्टम में बहुत सारे जो आपके कंपोनेंट्स होते हैं वो कंपोनेंट्स आपके अलग अलग काम कर रहे होते हैं, मिल के काम कर रहे होते हैं एक सिंगल पर्पस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपको देखा जाएगा कि इकोसिस्टम क्या होता है। अब सिस्टम तो आपको पता चल गया, अब इकोसिस्टम क्या होता है। Ecosystem is any collection of organisms that interact or have the potential to interact along with the physical environment in which they live, form an ecological system or ecosystem, ठीक है। अब देखिए इकोसिस्टम को एक बहुत ही छोटे बेस पे समझते हैं। देखिए इकोसिस्टम जो होता है वो नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है। जब इकोसिस्टम में जब लिविंग बींग्स एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, जैसे कि अगर आप एक एक्वेरियम लेते हैं, एक्वेरियम क्या एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है जिसमें हमने पानी प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। उसके अंदर फिशेस हैं, वी प्रोवाइड द फूड, जो हम फूड ऊपर से प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं ताकि वो लोग सर्वाइव कर सकें, ठीक है। अगर आप देखते हैं एक पॉन्ड में, ठीक है, पॉन्ड हो गया या पॉन्ड के आसपास का जो एनवायरनमेंट हो गया, पॉन्ड में जो फिशेस रह रही हैं वो तो वो उनका सर्वाइवल कहाँ से हो जा रहा है, पानी से, ठीक है। उसके बाद जो आसपास के फ्लोरा फोना है उन्हें वाटर की जो रिक्वायरमेंट है वो मिल जा रही है। जो फ्लोरा फोना है, जो प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं उसको जो एनिमल्स, जो हर्बीवोरस एनिमल्स हैं वो उसको खा रहे हैं, ठीक है। और जो कार्निवोरस एनिमल्स हैं वो हर्बीवोरस एनिमल्स को खाते हैं। ये सारे एक दूसरे से इंटरैक्टेड हैं, ठीक है। किसके लिए, अपने सर्वाइवल के लिए, अपने सारे फंक्शंस को करने के लिए। तो यही होता है हमारा इकोसिस्टम। अब एग्रो इकोसिस्टम क्या होता है। एग्रो इकोसिस्टम आर द इकोलॉजिकल सिस्टम मॉडिफाइड बाय ह्यूमन बींग्स टू प्रोड्यूस फूड, फाइबर और अदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब एग्रो इकोसिस्टम क्या है। एग्रो इकोसिस्टम, अब हमारी बात, पहले तो हमने पूरे देश दुनिया की बातें कर ली कि देश में कैसे एक्वेरियम में क्या इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट में क्या इकोसिस्टम है, पॉन्ड में क्या इकोसिस्टम है। पर जब हम एग्रो इकोसिस्टम की बात करते हैं ना, तो हम बात करते हैं कि हमारे खेत में कौन सा, यानी हमारे फील्ड में कौन सा इकोसिस्टम काम कर रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा इकोसिस्टम काम कर रहा है वो इकोसिस्टम है आपका एक प्लांट जब हम एक बीज को उस फील्ड में लगा रहे हैं तो कैसे उसका सॉइल का मॉइस्चर, सॉइल की फर्टिलिटी, सॉइल के अंदर के माइक्रोब्स उसको ग्रो करने में हेल्प कर रहे हैं, कैसे उसको सपोर्ट कर, कैसे द फोटो पीरियोडिज्म, कैसे जो मॉइस्चर कंटेंट, कैसे द टेम्परेचर, द विंड वेलोसिटी, ये सारी चीज़ें कैसे उस पर असर कर रही है ताकि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जनरेट हो सके आपकी फील्ड में। ये सारे जो स्टडी है वो आप कहाँ करते हैं, वो आप करते हैं एग्रो इकोसिस्टम में। होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं भाई फार्मिंग सिस्टम क्या। सारे सिस्टम समझ में आ गए, अब हम अपना मेजर टॉपिक उठाते हैं, फार्मिंग सिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो फार्मिंग सिस्टम रिप्रेजेंट एन एप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन ऑफ फार्म एंटरप्राइजेस। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड है एंटरप्राइज, ठीक है। अब आपको समझना होगा कि एंटरप्राइज क्या होता है, ठीक है। एंटरप्राइज वो कंपोनेंट्स होते हैं जो इंटरैक्ट कर रहे होते हैं आपको प्रॉफिट देने के लिए, ठीक है। यानी कि आप वही चीज़ें लगाओगे ना, जैसे मैंने आपको बताया कि आप ग्रुप स्टडी कर रहे हो, तो उस ग्रुप स्टडी में क्या कोई आप ऐसा कैंडिडेट रखोगे जो पढ़ता ही नहीं हो, वो तो आपका टाइम ही वेस्ट कर रहा होगा। जिससे आपको कुछ यूटिलाइजेशन हो, जिससे आपको कुछ प्रॉफिट और प्रोडक्शन हो, वैसे ही मेंबर्स आप अपने ग्रुप में रखेंगे, है ना। तो वही एंटरप्राइजेस जो आपको कुछ ना कुछ प्रोडक्शन दे, यानी कुछ बेनिफिट दे, कुछ प्रॉफिट दे इन द मोड ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट, बेनिफिट, मार्केटिंग, वही सारे कंपोनेंट्स को हम क्या कहते हैं, एंटरप्राइज कहते हैं, ठीक है। अब वो एंटरप्राइजेस के जो टाइप्स हैं वो देख लीजिए। क्रॉपिंग सिस्टम हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, लाइफ स्टॉक हो गया, फिशरी, फॉरेस्ट्री, पोल्ट्री एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें जब कंबाइन करती हैं ना, जब कंबाइन करके इंटरैक्ट करती हैं, तभी हमारा फार्मिंग सिस्टम जनरेट होता है। फार्मिंग सिस्टम में सिर्फ हमारी फसलें नहीं होती है, फसलों के अलावा भी हमारे जो कैटल्स होते हैं, गाय, बकरी, जो मुर्गे, मुर्गियाँ, ये सारी चीज़ें। और रही बात जितने जो हमारे फॉरेस्ट हैं, ट्रीज़ हैं, फूल वाले पौधे हैं, फल, ये सारी चीज़ें आपकी इसके अंदर इन्वॉल्व है। ये सारे जब एक साथ इंटरैक्ट करते हैं तो वो आपको फार्मिंग सिस्टम क्रिएट करता है। the mean and the means available to farmer to raise them for
प्रॉफिटेबिलिटी, जैसे मैंने आपको बताया कि एंटरप्राइज हम कौन सा लेंगे, वही वाले कंपोनेंट्स लेंगे जो हमें प्रॉफिट दे, यूटिलाइजेशन में काम आए या हमारे लिए बेनिफिशियल हो, ठीक है। इट इंटरैक्ट्स एडिक्वेटली विथ एनवायरमेंट विदाउट dislocating the ecological and socio-economic balance on hand and attempts to meet the national goal on the other, ठीक है। अब देखिए जो हमारा अब इंडिया की जो जीडीपी है भैया, वो तो 60% हमारी एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट है, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन हमारी किस पे, एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट है। तो एग्रीकल्चर को हमें बहुत ही ज़्यादा बूस्टअप करने की ज़रूरत है। इस अर्बनाइजेशन के फेज में क्या हो रहा है ना कि हम अपने ग्रास रूट यानी हम अपने एग्रीकल्चर से दूर होते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या करना है, ये सारे जो कंपोनेंट्स है इनको अच्छी तरह से इंटरैक्ट करने की आवश्यकता है, ताकि जो हमारे पॉपुलेशन है, इतनी बड़ी वर्ल्ड की जो सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको मीट किया जा सके, ओके। तो ये जो हमारा फार्मिंग सिस्टम है ये आपका इकोलॉजिकल एंड सोशो इकोनॉमिक बैलेंस क्रिएट करता है, ताकि आपके जो नेशनल गोल्स है यानी कि थ्रू आउट इंडिया की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी की जा सके। अब हम बात करते हैं कुछ इंडिजिनस फार्मिंग सिस्टम की। इंडिजिनस फार्मिंग सिस्टम का मतलब क्या है, जो पहले पुराने या फिर एक लोकलाइज्ड एरिया में जो पहले के जो कि ज़्यादा मॉडर्न नहीं हुए हैं, ठीक है, जिसमें ज़्यादा अभी तक मॉडिफिकेशन नहीं किया गया है। इंडिजिनस और पहले से ट्रेडिशनल कह सकते हैं, ट्रेडिशनल फार्मिंग सिस्टम कह सकते हैं, इनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो उसमें देखिए कि जैसे अब हम आपको बात करते हैं शिफ्टिंग कल्टिवेशन, टोंगिया कल्टिवेशन एंड जोबो कल्टिवेशन। दे आर द मेजर इंडिजिनस फार्मिंग प्रेजेंट इन इंडिया। ये इंडिया में ये तीन जो हैं आपके मेजर इंडिजिनस फार्मिंग सिस्टम अवेलेबल हैं, ठीक है। अगर हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन की बात करते हैं तो पहली बात तो ये है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन को ही हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर या स्लैश एंड बर्न मेथड कहते हैं। ये मेनली नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में प्रेजेंट होता है, ठीक है, और इसी का दूसरा नाम जूम कल्टीवेशन भी है, ठीक है। अलग अलग जगह पे जहां जहां ये प्रैक्टिस होता है वहां इसका नाम अलग अलग रखा गया है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहते हैं, स्लैश एंड बर्न मेथड कहते हैं, और जूम कल्टीवेशन भी इसी का नाम है, ओके। रेस्ट अब इसके बारे में हम डिफाइन करेंगे। इट रेफर्स टू फार्मिंग सिस्टम इन नॉर्थ ईस्टर्न एरिया इन विच लैंड अंडर द नेचुरल वेजिटेशन यूजुअली फॉरेस्ट, यूजुअली क्या है, मेनली फॉरेस्ट ही, ठीक है, इज क्लियर्ड बाय स्लैश एंड बर्न मेथड, क्रॉप्ड विथ कॉमन एरेबल क्रॉप्स फॉर अ फ्यू ईयर्स एंड देन लेफ्ट अनअटेंडेड व्हेन द नेचुरल वेजिटेशन रीजेनरेट्स, ठीक है। अब ये देखिए इसमें क्या कहा गया है कि देखिए आपका एक लैंड एरिया लेते हैं, जनरली जो फॉरेस्ट वाला एरिया होता है उसको हम लेते हैं, ठीक है। उसको क्या करते हैं कि उसमें हम कुछ क्रॉप्स जो उस एरिया के लिए सूटेबल क्रॉप्स है उसको ग्रो कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब वो क्रॉप हमारी जनरेट हो जाती है तो उस एरिया को पूरा जला देते हैं, ठीक है। जला के उसके बाद कुछ सालों तक उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, और फिर जब उस जो सॉइल है वो वापस क्रॉप जनरेट करने की हालत में आ जाती है, उस कंडीशन में आ जाती है, फिर हम उसमें क्रॉप को ग्रो करते हैं, ठीक है। तो यही मेनली स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है, ठीक है। इसलिए स्लैश एंड बर्न आपका मेथड है ऑफ इंडिजिनस फार्मिंग सिस्टम। दिस सिस्टम कॉज सीरियस सॉइल इरोजन, डिप्लीटिंग सॉइल फर्टिलिटी, रिजल्टिंग इनटू लो प्रोडक्टिविटी। अब आप ये देखिए कि जब आप उस एरिया में पूरा उस एरिया का जो फ्लोरा है यानी कि जो प्लांट्स है, वेजिटेशन है, उसको यूज़ करने के बाद उसके बाद उसको जला देते हैं, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि उसकी जो सॉइल फर्टिलिटी है वो खत्म हो रही है, ठीक है। अब आपने उस पूरे एरिया को जला दिया, अब जब वहाँ पे बारिश हो रही है तो वहाँ से क्या हो गया, अब उसके पास कोई वेजिटेशन नहीं है, कोई रूट सिस्टम नहीं है जो कि आपके सॉइल इरोजन को रोक सके, ठीक है। अब वो पूरा बैरन एरिया हो गया तो वहाँ से सॉइल इरोजन भी होगा, ठीक है। और ये सारे फीचर्स, जब सॉइल इरोजन होगा तो आपके सॉइल के न्यूट्रिएंट्स बह जाएंगे, सॉइल की फर्टिलिटी कम होगी, और अल्टीमेटली वो जो लैंड होगा ना वो लैंड लेस प्रोडक्टिव हो जाएगा, ठीक है। वो द लैंड विल टर्न इनटू लेस प्रोडक्टिव, ओके। नेक्स्ट इज टोंगिया कल्टीवेशन। टोंगिया कल्टीवेशन में अगर हम देखते हैं,
इट इज अ साइंटिफिकली मैनेज शिफ्टिंग कल्टिवेशन, एक साइंटिफिकली मैनेज शिफ्टिंग कल्टिवेशन है। दिस वर्ड इज ओरिजिनेटेड इन म्यांमार, जिसको हम बर्मा कहते थे पहले, म्यांमार हमारा जो नेबरिंग कंट्री है। तो इसमें जो तोंग है, तोंग का मतलब होता है हिल, ओके, तोंग का मतलब होता है हिल, पहाड़, और या का मतलब होता है कल्टीवेशन, यानी पहाड़ों पे हम कल्टीवेशन कर रहे हैं। सो इट इज हिल कल्टीवेशन। इट इन्वॉल्व्स कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन फॉरेस्ट और फॉरेस्ट ट्रीज इन द फील्ड, क्रॉप फील्ड। या तो हम लोग क्रॉप को या तो हम कल्टीवेशन करेंगे क्रॉप फॉरेस्ट के अंदर, या फिर फॉरेस्ट ट्रीज को हम कल्टीवेट करेंगे क्रॉप फील्ड के अंदर, दोनों कर सकते हैं, ठीक है। इट इज नॉट मेयरली टेम्पररी use of a piece of land and a poverty level wage, but is a chance to participate equitable in a diversified and sustainable agroforestry economy, ठीक है। ये सिर्फ आपका देखिए, ये आपका सिर्फ एक लैंड यूज नहीं है, एक तरह से देखा जाए ये सिर्फ आपका एक लैंड यूज नहीं है, बल्कि आपका एक सस्टेनेबल तरीका है, ठीक है। जैसे कि आपको पहले बताया गया कि साइंटिफिकली मैनेज है, यानी कि एक मॉडिफाइड मेथड है जिससे आप अपने लैंड का एक बेहतर यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कि ज़ैबो कल्टीवेशन क्या होता है। ज़ैबो कल्टीवेशन में अगर आप देखते हैं तो ज़ैबो कल्टीवेशन मतलब इम्पंडिंग ऑफ वाटर। अब इम्पंडिंग ऑफ वाटर क्या होता है भैया? इम्पंडिंग ऑफ वाटर क्या होता है कि हम एक जगह पे बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारी जो वाटर लॉक्ड कंडीशन, एक तरह से हम अपनी वाटर लॉक कंडीशन क्रिएट करते हैं, ठीक है। द प्लेस ऑफ ऑरिजिन ऑफ ज़ैबो फार्मिंग सिस्टम इज थॉट टू बी इन द किकरुमा विलेज इन पेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड। यानी कि ये जो ज़ैबो कल्टीवेशन है ना, ये आपको नागालैंड का एक डिस्ट्रिक्ट या जो कि है पेक, और उसके अंदर एक विलेज था किकरुमा, वहां से ये स्टार्ट हुआ है, ठीक है। दिस सिस्टम रेफर्स टू कॉम्बिनेशन ऑफ फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर, लाइवस्टॉक एंड फिशरी विथ वेल फाउंडेड सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन बेस। रेन वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम द कैचमेंट ऑफ protected hilltop of above 100% slopes in a pond with a seepage control, ठीक है। अब क्या होता है, इसका मैं आपको जब फिगर दिखाऊंगी तब मैं आपको समझाती हूँ। एक बार ये देख लीजिए, जैसे ये क्या हो गया, देखिए ये आपका एक हिल है, ठीक है। हिल में स्लोप्स बने हुए, ठीक है। और इस स्लोप में क्या होता है ना, हर स्लोप में हम क्या करते हैं, ये पूरा पानी है, ये पानी इकट्ठा करके रखा हुआ है, ठीक है। ये जगह पे आप पानी इकट्ठा करते हैं, और इसी में बाकी एरियाज में आप ट्री भी ग्रो कर सकते हैं, इसके अंदर चाहे तो आप फिशरी भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें वाटर लॉक जो क्रॉप में जिसमें ज़्यादा पानी से राइस वगैरह होता है वो भी आप ग्रो कर सकते हैं। और ये है टोंगिया सिस्टम। देखिए इसमें क्या है कि देखिए ये एक क्रॉप फील्ड है, इस क्रॉप फील्ड में हमने क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट ट्रीज को भी ग्रो कर दिया गया, ठीक है। तो होप आपको क्लियर हो गया होगा टोंगिया सिस्टम और ज़ैबो सिस्टम क्या होता है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ फार्मिंग सिस्टम क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ फार्मिंग सिस्टम होता है मिनिमाइजेशन ऑफ रिस्क, रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट एंड रेसिड्यूज, इंटीग्रेशन ऑफ 2 और मोर एंटरप्राइज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, इकोलॉजिकल बैलेंस। अब देखिए जितना सारी चीज़ें मैंने अभी आपको बताई, उन सब का एक समराइजेशन यहाँ है कि भाई हमारे फार्मिंग सिस्टम का क्या प्रिंसिपल होना चाहिए। देखिए अगर हम कोई भी फार्मिंग सिस्टम अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें हमको सबसे पहले तो रिस्क मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कि अब हमने रिस्क लिया तो अब क्या होगा कि हमें प्रॉपर जो प्रॉफिट मिल नहीं पाएगा। जब प्रॉफिट मिल नहीं पाएगा तो फार्मर दोबारा से कैसे चीज़ों में इन्वेस्ट कर पाएगा, ठीक है। तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। जो वेस्ट एंड रेसिड्यूज है, देखिए जब हम फील्ड की बात करते हैं ना तो फील्ड में कुछ भी वेस्ट नहीं होता है, ठीक है। जो उसके स्टबल्स भी निकल रहे हैं ना वो भी आपका आगे चल के मैन्योर का काम करते हैं। तो जो रेसिड्यूज है, प्लांट रेसिड्यूज हैं या जो वेस्ट मटेरियल है, वो सभी आपके रिसाइकलिंग के काम में आएंगे और वो आगे चल के कहीं ना कहीं आपके फील्ड को न्यूट्रिशन ही प्रोवाइड कर रहे होंगे। 2 से ज़्यादा इंटरप्राइज का आप लिंक करिए ताकि आपका फार्मिंग सिस्टम ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो। जैसे कि अब देखिए, अब नॉर्मली अगर उत्तर प्रदेश की आप बात कीजिए तो अगर गांव में देखिए सबके पास खेत है और जनरली लोग गाय या भैंस पालते हैं, ठीक है। इन जनरल तो क्या होता है, अब उस गाय और भैंस को क्या चाहिए, फॉडर चाहिए, ठीक है, चारा चाहिए। वो चारा कहाँ से मिल जाएगा, खेतों से, ठीक है। उसके बाद जो आपका काउडंग है, उस काउडंग को एज अ मैन्यूर आप कहाँ यूज़ कर सकते हैं, फील्ड में। तो एक साइकिल क्रिएट होता है कि 2 इंटरवल, एक लाइवस्टॉक
और फील्ड क्रॉप, दोनों को आप इंटरैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इंटरैक्शन होना बहुत ज़रूरी ताकि आपको एक प्रॉफिटेबिलिटी मिल सके। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल रिसोर्स, सारे रिसोर्सेज का एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन आपको पता होना चाहिए कि कितने अमाउंट में, कहाँ और किस कंडीशन में आपको अपने रिसोर्सेज यूज़ करने हैं, एंड ऑल्सो आपको फ्यूचर के लिए सस्टेन करना है, ठीक है। मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, जब आप इतने सारे फीचर्स अप्लाई कर रहे होंगे तो ज़रूर है आप अपना प्रॉफिट तो देख ही रहे होंगे। अल्टीमेटली हम कोई भी काम करते हैं, अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें जॉब चाहिए, ठीक है, और अगर हम खाना बना रहे हैं तो हमें लगता है कि भाई हमारा भूख है तो हमें सेटिस्फाई होना है, तो अल्टीमेटली आपको क्या, आपका कोई ना कोई प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। और इकोलॉजिकल बैलेंस तो क्रिएट हो ही, अगर आप सारे के सारे कंपोनेंट्स को एक साथ मैनेज कर रहे हैं तो आपका इकोलॉजिकल जो बैलेंस है वो भी क्रिएट होगा। अब देखिए क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। जब क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो देखिए जो डेवलपिंग कंट्री है और जो डेवलप्ड कंट्री है, दो तरीके से आप फार्मिंग सिस्टम को देख लेंगे, ठीक है। डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया, और इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। डेवलप्ड कंट्री जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, दे आर डेवलप्ड कंट्री, ओके। सो they will have different type of agriculture. First is subsistence agriculture and commercial agriculture, दो तरह में डेवलपिंग कंट्रीज को डिवाइड किया गया है। पेस्टोरल, नोमैडिक, देन वो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में कन्वर्ट हुआ, देन शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, एरेबल सबसिस्टेंट एग्रीकल्चर में कन्वर्ट, जिसमें राइस, नॉन राइस डिपेंडेंट और अगला वाला राइस डिपेंडेंट, ठीक है। अब पेस्टोरल नोमैडिज्म क्या होता है? पेस्टोरल नोमैडिज्म होता है कि एक फील्ड है जिसमें बहुत सारी घासें, लत्तड़, ये ऐसे मतलब सिर्फ ग्रासेस उगाए गए, यानी ग्रामिनी फैमिली ग्रासेस उगाए गए, उसमें सिर्फ और सिर्फ कैटल जो वो ग्रेजिंग कर रही है, यानी कैटल सिर्फ उस आपकी जो घास है उस पर वो खा रही है, ठीक है, उसको इनटेक कर रही है। उसके बाद वो कन्वर्ट होता है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। अब उसके बाद वो कन्वर्ट होता है एरेबल सबसिस्टेंट फार्मिंग। एरेबल का मतलब है कि अब उसमें आप अपने हिसाब से अब उसमें आप अपने हिसाब से प्रॉफिटेबिलिटी या प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो वो दो टाइप का था, एक आपका नॉन राइस डिपेंडेंट, यानी कि उसमें आप राइस ग्रो कर सकते हैं। देखिए राइस ग्रो करने का मेजर रीजन क्या है कि आपको एक एडिक्वेट टेम्परेचर चाहिए है, फोटो पीरियडिज्म प्रॉपर चाहिए, मॉइस्चर कंटेंट प्रॉपर चाहिए, वाटर टाइमिंग ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा टाइम तक वाटर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। तो ये एक वो था, और दूसरा राइस नॉन डिपेंडेंट था और एक राइस डिपेंडेंट था, ठीक है। और कमर्शियल में क्या है? कमर्शियल में आपका प्लांटेशन। अब प्लांटेशन में कौन कौन सी क्रॉप्स आती हैं, जैसे कि रबर, कॉफ़ी, एरेकनट, ये सब जो हम आप ग्रो करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी है। इसका जो देखिए इसके प्रोडक्शन में भी पैसा बहुत ज़्यादा लगता है और इसके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसलिए ये सारे कमर्शियल के अंदर आ जाएंगे, ठीक। अब डेवलप्ड कंट्रीज में देखिए क्या है कि क्रॉप्स जो है वो आपका पहले तो क्रॉप्स के बेस पे डिवाइड किया गया, मिक्स्ड क्रॉप एग्रीकल्चर के बेस पे डिस्क्राइब किया गया, और नेक्स्ट एनिमल के बेस पे डिस्क्राइब किया गया। तो अगर क्रॉप के बेस पे देखा जाए तो सीरियल्स, ग्रेन फॉडर, फिर फील्ड इंडस्ट्री क्रॉप एंड हॉर्टिकल्चर एंड वेजिटेबल, तो ये तीनों आपके आ जाते हैं क्रॉप्स के अंदर, ठीक है। सीरियल क्रॉप्स, फील्ड इंडस्ट्री। अब फील्ड इंडस्ट्री क्रॉप क्या होती है? आपको डाउट होगा भाई फील्ड इंडस्ट्री क्रॉप क्या हो गई, तो जो आपकी लेदर, ये आपकी जो रबर है ये तो फील्ड इंडस्ट्री क्रॉप है। जेट्रोपा क्या है? बायोफ्यूल है, ठीक है। तो ये सारी आपके फील्ड इंडस्ट्री क्रॉप के अंदर आएगी। हॉर्टिकल्चर के अंदर तो आप जानते ही हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर्स, ये सारी चीज़ें आपकी इसके अंदर आ जाएंगी। अब आता है मिक्स्ड के अंदर। देखिए मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होती है? जब आप मिक्स्ड क्रॉपिंग की बात करते हैं ना, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उस लैंड पर सिर्फ सीरियल्स उगाएं या सिर्फ पल्सेस उगाएं। उस लैंड पे आप सीरियल्स भी उगा सकते हैं, पल्सेस भी उगा सकते हैं, और कोई हॉर्टिकल्चर क्रॉप जैसे फ्लावर उगा सकते हैं, फ्रूट्स उगा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप उसी लैंड पे उगा सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट इज, और ये मिक्स्ड फार्मिंग को ही हम मेडिटेरियन फार्मिंग आगे चल के ये डिस्क्राइब होता है। अब एनिमल में देखिए, एनिमल में क्या होता है? एनिमल में आपका डेयरी फार्मिंग होता है, ठीक है। जो आपके कैटल्स हैं, जितने जो भी मिल्क प्रोड्यूसिंग कैटल्स हैं उनको हम ग्रो करते हैं। रैंचिंग एंड इंटेंसिव लाइफ स्टॉक्स, तो इंटेंसिव लाइफ स्टॉक में जो छोटे छोटे लाइफ स्टॉक होते हैं, जो जैसे पोल्ट्री हो गई या पिगरी हो गई, ये सारे मेनली जो मीट पर्पस या फिर उनके लेदर पर्पस के लिए भी हम बहुत सारी, या वूल वगैरह, शीप को हम किस लिए यूज़ करते हैं? उसके बॉडी का जो उसका फाइबर के लिए, फॉर फाइबर, ये सारी चीज़ें आपके आ जाती है। तो ये होप आपको सारा जो आपका एग्रीकल्चर सिस्टम है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं भाई फार्मिंग सिस्टम के जो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। हालांकि अब तक तो बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो गया होगा आपके लिए कि भाई कि हमें फार्मिंग सिस्टम किस लिए करनी है, प्रिंसिपल बता दिए गए हैं आपको। तो
फिर भी मैं आपके लिए एक बार रीड कर देती हूँ ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल से क्लियर हो जाना चाहिए, इसके बाद ताकि आपको फार्मिंग सिस्टम तो दोबारा पढ़ने की कोई ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। पहला तो प्रोडक्टिविटी। फार्मिंग सिस्टम प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू इंक्रीज इकोनॉमिक यील्ड पर यूनिट एरिया per unit time by virtue of intensification of crop and allied enterprises, ठीक है। The time concept by crop intensification and space concept by the building up of vertical dimension through crop and allied industry, allied enterprise, ठीक है। तो आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो प्रोडक्टिविटी कैसे होगा? प्रोडक्टिविटी आपका होगा कि आप अपना जो भी इकोनॉमिक जो यील्ड है यानी कि जो आपका प्रोडक्शन है वो आप इंक्रीज करें, अल्टीमेट प्रॉफिट आपका इंक्रीज, अल्टीमेट प्रोडक्शन आपका इंक्रीज करें, जो कि आपकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको तो पूरा करे और उसके अलावा भी आपके पास सरप्लस में चीज़ें बची रहें, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी, द सिस्टम एज अ होल प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू मेक यूज ऑफ प्रोड्यूस waste material of one enterprise as an input to another enterprise at low or no cost. Thus, by reducing the cost of production, the profitability and benefit cost ratio works out be high. This is the main objective of farming system. अब देखिए भैया प्रॉफिटेबिलिटी में क्या कह दिया इन्होंने? प्रॉफिटेबिलिटी में इन्होंने साफ सीधे शब्दों में ये कह दिया है कि देखिए हम 2-3 इंटरप्राइज को इंटरैक्ट करा किस ले रहे हैं? हम करा ही इसलिए रहे हैं ताकि जो एक इंटरप्राइज का जो वेस्ट मटेरियल भी हो ना वो हमारे दूसरे इंटरप्राइज को सपोर्ट कर रहा हो। देखिए यहाँ पे बहुत ही इंटेलेक्चुअल सिलेक्शन ऑफ इंटरप्राइज होना चाहिए, किसी चीज़ को भी आप इन्वॉल्व नहीं कर देंगे आपके फार्मिंग सिस्टम में, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो रिड्यूस हो रहा है। ओके, अब देखिए आप इतना महंगा फर्टिलाइजर खरीदेंगे, इससे बढ़िया अगर आपके सॉइल में मैन्योर आप प्रोवाइड कर देते हैं फ्रॉम योर कैटल्स, तो कहीं ना कहीं भाई कॉस्ट तो रिड्यूस हो रही है ना, कॉस्ट रिड्यूस हो रही है। तो यही वो तरीका है, दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव कि कैसे अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आप रिड्यूस करें ताकि आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बढ़ सके। Potentiality, soil health is a key feature for sustainability is getting deteriorated and polluted due to the faulty agricultural management practices which is excessive use of inorganic fertilizers, pesticide, herbicide, high intensity irrigation, etc. In farming system, organic supplements through effective use of manure and waste recycling is done, thus provide an opportunity to sustain potentiality of production based for much longer period of time. अब देखिए भैया पोटेंशियलिटी की बात की है, ठीक है। पोटेंशियलिटी में सबसे पहले तो देखिए अब भाई आप क्रॉप कहाँ उगाओगे या आपके जो भी मैन्योर है वो कहाँ डालोगे, आपका कैटल, कुछ भी चीज़ों के लिए सबसे बड़ा फीचर क्या है? आपका सॉइल हेल्थ, ठीक है। अब वो सॉइल हेल्थ आपके डिटोरिएट हो रही, क्यों? अब ये आपका माइंड सेट बन गया है कि हम अगर बहुत ज़्यादा केमिकल्स डाल देंगे, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डाल देंगे, हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, ये सारे हम नेचुरल तरीके में भरोसा करना छोड़ चुके हैं, ठीक है। हमें लगता है कि भाई दवाई छिड़क दो, काम खत्म करो, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आपका जो कहीं ना कहीं आपकी जो सॉइल है ना वो अपनी फर्टिलिटी को लूज कर दे रही है। तो जो आपका पेरेंट है, जो ज़मीन है, वही जब आपकी फर्टाइल नहीं रहेगी तो कैसे आपको एक पोटेंशियल प्रोडक्शन मिल पाएगा? तो वो पोटेंशियल प्रोडक्शन के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है कि आपको ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स देने चाहिए, ऑर्गेनिक मैन्योर वेस्ट रिसाइकलिंग करने चाहिए ताकि आपको आपने जो सॉइल की जो पोटेंशियलिटी है ना उसको सस्टेन कर सके, यानी कि उसको फ्यूचर टाइम तक बचाए रख सकें। अब देखिए बैलेंस्ड फूड इन फार्मिंग सिस्टम, डाइवर्स एंटरप्राइज आर इन्वॉल्व एंड दे प्रोड्यूस डिफरेंट सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिशन, namely protein, carbohydrates, fats, mineral, etc. from the same unit of land, which help in solving the malnutrition problem prevalent among the marginal and sub-marginal फार्मिंग हाउसहोल्ड। अब देखिए छोटे फार्मिंग हाउसहोल्ड, देखिए इंडिया में बहुत जैसे लार्ज फार्मर्स बहुत कम है, ठीक है। मैक्सिमम हमारे क्या मार्जिनल फार्मर और सब मार्जिनल या स्मॉल फार्मर्स हैं। अब उनमें क्या होता है कि देखिए जब जो हमारे जो स्मॉल फार्मर्स है, छोटे किसान हैं, उनके पास ना कुपोषण की जो परेशानी यानी माल न्यूट्रिशन की जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा देखी जाती है, ठीक है। तो जो माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम हमें ज़्यादा देखी, तो क्या होगा अगर हम फार्मिंग सिस्टम पे वेरियस चीज़ों को ऐड करें, जैसे कि हमने पोल्ट्री ऐड कर दी है, ठीक है, और पोल्ट्री या फिर कैटल्स, ये सारी चीज़ों को ऐड किया, तो क्या होता है
कैटल से अगर हमको दूध मिल रहा है तो आपके फैट प्रोटीन का जो काम है वो मिल जाएगा, पल्सेस से आपको प्रोटीन मिल जा रहा है, और आपको कार्बोहाइड्रेट आपके जो सीरियल्स वगैरह उससे मिल जा रहे हैं। तो मेजरली जो भी आपके रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो इससे क्या होगा, जो माल न्यूट्रिशन की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। एनवायरमेंटल सेफ्टी की अगर बात करते हैं, the very nature of farming system is to make use or conserve the byproducts or the waste products from one component as an input to the another component, and use of biocontrol measure for pest and disease control। ठीक है, अब यहाँ ये सेम बात इन्वायरमेंटल सेफ्टी की बात जब कर रहे हैं, देखिए एक चीज़ होती है यूट्रोफिकेशन, शायद आपको पता होगी। ठीक है, यूट्रोफिकेशन क्या होता है कि हम जब ज़्यादा केमिकल्स का यूज़ करते हैं ना कहीं आप देखिए, अगर आप ज़्यादा पेस्टिसाइड की स्प्रे कर रहे हैं, हर्बिसाइड स्प्रे कर रहे हैं, या फिर फर्टिलाइज़र का स्प्रे कर रहे हैं, वो अल्टीमेटली कहीं जाके एक्यूमुलेट हो जा रहा है। ठीक है, तो आपको वो काम नहीं करना है, आपको उसको थोड़ा अवॉइड करना है। जो बायोलॉजिकल चीज़ें हैं, जो बायोलॉजिकल कंट्रोल है, उस पर फोकस करना है। एक नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करना है ताकि आप अपने जो एनवायरनमेंट है उसकी हेल्थ को भी बनाए रख सकें। कैश इनकम और कैश फ्लो अराउंड द ईयर। ठीक है, अब देखिए इतनी सारी चीज़ें हमने कर ली। ठीक है, अब मेन बात तो किसकी है, मेन बात इनकम की है। भाई पैसे जनरेट होंगे तो अगली बार फिर क्रॉप ग्रो करेंगे। फार्मिंग सिस्टम इनेबल्स कैश फ्लो अराउंड द ईयर बाय वे ऑफ सेल ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम डिफरेंट एंटरप्राइज विच इज एग फ्रॉम द पोल्ट्री, मिल्क फ्रॉम डेयरी, फिश फ्रॉम फिशरी, worm cocoons from sericulture, honey from apiculture, etc. This not only enhance the purchasing power of farmers but also provide an opportunity to invest in improved technology of enhanced production। देखिए पहली बात तो यह है कि किसी भी चीज़ का आपको तरीका बदलने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, ट्रेडिशनल हर चीज़ें अपडेट हो रही है, आपके फ़ोन का सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है, आपके पढ़ाई का तरीका अपडेट हो रहा है, हर चीज़ ऑनलाइन होती चली जा रही है। तो अब आपको अपने जो फार्मिंग है, जो बेसिक है, जहाँ से आप उठे हुए हो, देखिए कोई भी काम यहाँ पे कर रहा तो वो खाना खाएगा तभी काम करेगा, उसके बॉडी में एनर्जी रहेगी तभी काम करेगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसको है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि आप अपने फार्मिंग सिस्टम को कैसे अपडेट कर ले रहे हैं। ठीक है, तो फार्मिंग सिस्टम को अपडेट करने से ही क्या होगा, जब आपके पास बहुत सारे आप एंटरप्राइज में इन्वेस्ट करना सीखेंगे, जब फार्मर्स को आप बताएं, जो हमारा एक्सटेंशन डिपार्टमेंट होता है वो यही सिखाता है फार्मर्स को कि आप कैसे वेरियस एंटरप्राइजेस में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे एपीकल्चर आप कैसे कर सकते हैं, सेरीकल्चर कैसे कर सकते हैं, फिशरी में कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी जो इनकम जनरेशन होगी ना वो ज़्यादा होगी। जब इनकम जनरेशन ज़्यादा होगी तब आप अगली बार कोई अगर हायर टेक्नोलॉजी है उसमें भी इन्वेस्ट कर सकेंगे। मान लीजिए अगर आप अपने फील्ड में ड्रिप इरीगेशन लगवाना चाहते हैं, ठीक है, आपने कुछ फ्लावर्स वगैरह जहाँ पे ड्रिप इरीगेशन, देखिए सबसे ज़्यादा वाटर यूज एफिशिएंसी होती है ड्रिप इरीगेशन में। ठीक है, अब फार्मर सोचेगा भाई मेरे पास तो इतने पैसे हैं नहीं कि मैं भाई ड्रिप इरीगेशन में इन्वेस्ट कर सकूँ। तो ये कैसे होगा, जब फार्मर्स बहुत सारे एंटरप्राइजेस करेगा उससे बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, अब गेहूं और चावल से उतना बेनिफिट नहीं मिलने वाला जितना उसको एक क्या बोलते हैं सिल्क वर्म से सिल्क कल्टीवेशन और हनी फिशरी, इन सब की जो मार्केट में डिमांड है और कॉस्ट है, इनकी वैल्यू ज़्यादा है। तो इसीलिए फार्मर्स को अपने जो फार्मिंग पैटर्न है ना उसमें भी चेंज करने की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इतनी बातें हो गई। ठीक है, फार्मिंग सिस्टम बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब अगला टॉपिक जो है वो हमारा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है। ठीक है, फार्मिंग सिस्टम हमने सीख लिया है भाई कि अब हमें कैसे करना है। अब उस फार्मिंग सिस्टम को हम कैसे फ्यूचर तक रखें, बनाए रखें। ये नहीं कि हाँ हमने आज पढ़ाई कर ली, ये वाला एग्जाम हो गया, अब आगे से तो बस अब कुछ नहीं पढ़ेंगे। नहीं, हमेशा अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखना है, कभी भी किसी चीज़ को स्टॉप नहीं करना है। एंड फार्मिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस भैया, आपको हर टाइम एक फ्रूट की रिक्वायरमेंट है। तो कंटिन्यूटी है वो कैसे मेंटेन रहेगी आपको, जब आपकी प्रॉपर प्रॉफिटेबिलिटी रहेगी। तो हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में भाई पढ़ेंगे कि हम अपना ये जो फार्मिंग सिस्टम है कैसे इसको सस्टेन करेंगे। तो द वर्ड सस्टेन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सस्टेनियर, फ्रॉम बिलो एंड टीनियर टू होल्ड, यानी कि नीचे से, यानी कि जमीन से, फ्रॉम द ग्राउंड रूट यू हैव टू होल्ड दैट, यानी उसको संजोए रखना, यानी संभाल के रखना है। टू कीप इन एग्जिस्टेंस और मेंटेन इम्प्लाइज लॉन्ग टर्म सपोर्ट ऑफ परमानेंस। लॉन्ग टर्म सपोर्ट और परमानेंस मतलब वो हमेशा के लिए आपके पास रहे।
जो भी आपको प्रॉफिट है, जो आपका प्रोडक्शन है, जो भी आपकी पोटेंशियलिटी है, वो हमेशा के लिए इन फ्यूचर ऑल्सो आपके प्रेजेंट की डिमांड को मीट करते हुए फ्यूचर में भी आपके लिए वो अवेलेबल रहे। ओके, द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सेट्स आउट बाय द टेक्निकल एडवाइजरी कमिटी TSC of the consultative groups on international agriculture research CGIAR states that sustainable agriculture is the successful management of resource for agriculture to satisfy the changing human needs while maintaining or enhancing the quality of environment and conserving the natural resources। यानी कि अब आप अपनी नीड तो पूरी कर ही रहे हैं और आगे फ्यूचर के लिए भी उस चीज़ को बचाए रखें। यानी कि ऐसा नहीं कि आपने उसको यूज़ करके ख़त्म कर दिया और दोबारा फिर वो इस्तेमाल करने लायक बचे ही नहीं, तो ये काम नहीं करना है। और यही तरीका आपको सिखाता है किसमें, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे जो टॉपिक है देखिए आप, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर is a farm system that mimics as closely as possible to the complexity of a healthy and natural ecosystem. It integrates 3 major goals। ठीक है, ये 3 मेजर गोल्स आपके, मेजर गोल्स मतलब क्या, मेजरली कौन से एरिया पे ये फोकस करता है। देखिए, इन्वायरमेंटल हेल्थ, इकोनॉमिक एफिशिएंसी, सोशो इकोनॉमिक इक्विटी। देखिए, जो आपका सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, कोई भी चीज़ देखिए, हम कैसे सर्वाइव कर पाएंगे ज़्यादा टाइम तक। ठीक है, हमें अगर फ्यूचर में बहुत टाइम तक एक जगह पे टिके हुए रहना है तो हमें क्या करना होगा, हमें जो एनवायरमेंटल हेल्थ है, यानी कि जो आसपास का वातावरण है उसको ख़राब नहीं करना, उसको मेंटेन रखा रहना है। ठीक है, अपनी इकोनॉमिक एफिशिएंसी यानी प्रोडक्शन अच्छा देना है। ठीक है, अगर आप किसी काम लायक नहीं ना, आपसे कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो आप फ्यूचर में सस्टेन नहीं करेंगे, आपको चीज़ें रिप्लेस कर देगी। ठीक है, और सोशो इकोनॉमिक इक्विटी, और जो आपका प्रेजेंस है वो एज सोशल एंड इकोनॉमिकल दोनों को कंबाइन करके, दोनों का एक कनेक्शन बना के रखना चाहिए। ठीक है, दोनों का एक कनेक्शन बना के रखे। द बेसिक फीचर्स एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, आई विल रीड दिस आउट, और ये इस टॉपिक को आप वापस एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, बट आई एश्योर यू कि इसके बाद आपको इसमें ज़्यादा कुछ समझने के लिए बचा नहीं है। फर्स्ट इज नीड टू मेंटेन और इम्प्रूव सॉइल क्वालिटी एंड फर्टिलिटी। ठीक है, पहले तो आपकी सॉइल क्वालिटी एंड फर्टिलिटी को मेंटेन करना है। इज ऑफन अटेंडेड बाय इंक्रीजिंग ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट ऑफ द सॉइल एंड मिनिमाइजिंग लॉसेस फ्रॉम द सॉइल इरोजन। देखिए, सॉइल इरोजन से बचना है। ठीक है, बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से आपका सॉइल इरोजन हो रहा है। तो जब आप अपना फ्लोरा को बढ़ाएंगे, ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो आपका जो लेवर वॉथ या मॉसेस होते हैं जो ब्रायोफाइटा के अंदर आते हैं, वो आपके सॉइल के लेयर के ऊपर या रॉक्स के ऊपर बन जाते हैं, एक एल्गी बन जाती है या फिर एक मॉसेस बन जाते हैं, वो आपको प्रिवेंट करते हैं ताकि आपका सॉइल इरोजन ना। सॉइल इरोजन का मतलब वॉशिंग ऑफ सॉइल, वॉशिंग ऑफ सॉइल का मतलब ये होता है सॉइल इरोजन। ठीक है, सेकंड, प्रोडक्शन प्रोग्राम एज डिजाइंड टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ रिसोर्स यूटिलाइजेशन। इट विल रिजल्ट इन द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव यूज ऑफ वाटर, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। ठीक है, तो जितने भी आपके रिसोर्स यूटिलाइजेशन है उसको इफेक्टिवली कैसे यूज करना है ये आपको सस्टेनेबल सिस्टम बताता है। An attempt is made to improve internal nutrient cycle on the farm, which will reduce the dependence on external fertilizers। ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजर का मतलब मेनली द इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। कैसे आप इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर पे सबसे कम डिपेंड होते हैं। आप नेचुरली कैसे अपने फील्ड में जो भी न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता है उसको पूरा करेंगे। ठीक है, efforts are made to improve biological diversity on farm. This will result in improved natural suppression of pests and also help to improve the internal nutrient cycle within the farm. ठीक है, next is farm management and marketing programs are designed to minimize overhead cost and increase the return, often by following the alternative मार्केटिंग स्कीम। ठीक है, देखिए अब जो आपने प्रोड्यूस किया है और जो आप उसको मार्केट में दे रहे हैं, तो आप ऐसे मार्केटिंग स्कीम को चूज़ कीजिए, ऐसा तरीका चूज़ कीजिए जिससे क्या हो, जिससे आपका जो रिटर्न हो वो ज़्यादा हो, जिससे देखिए
आप कहीं पे कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर उससे आपको कोई प्रॉफिट जनरेट नहीं होता तो फिर उसका कोई खास मतलब नहीं बनता, फिर आप चाहेंगे कि उसमें कुछ चेंजेस करें, ठीक है। अगर आप चेंज करते रहेंगे तो सस्टेन कैसे करेंगे, एक ही चीज़ संभव है, या तो आप चेंज करते रहिए या सस्टेन करते रहिए। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर रिलेटेड टर्म्स, अब कुछ टर्म्स देख लीजिए जो हो सकता है एग्जाम में आपके जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसका डेफिनेशन दे देता है और फिर ऑप्शंस रहते हैं और आप कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो पहला तो बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, इट इज सम टोटल ऑफ ऑल प्लांट एनिमल फंगाई एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द वर्ल्ड और इन अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ ऑल देयर इंडिविजुअल वेरिएशन एंड ऑल द इंटरेक्शन बिटवीन देम, ठीक है। तो सारे जो एनिमल, प्लांट, फंगस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं सब आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, उसी को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। बायोडाइवर्सिटी का मतलब जैव विविधता, जैव विविधता जो होती है उसको ही हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। बायोडायनामिक एग्रीकल्चर या बायोडायनामिक फार्मिंग, तो बायोडायनामिक एग्रीकल्चर एंड बायोडायनामिक फार्मिंग क्या होता है, specific practice and preparation that enables the farmer or the gardener to work in concert with the parameter, ठीक है। Next is biological farming and ecological farming. It is a system of crop production in which the producers try to minimize the use of chemicals for control of pest, ठीक है। बायोलॉजिकल या इकोलॉजिकल फार्मिंग में क्या होता है, जनरली हम जो बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं उनको ज़्यादा यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ द केमिकल, हर्बिसाइड, फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ठीक है। अब नेक्स्ट है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, ठीक है। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्या होता है, इट इज द प्रोसेस थ्रू विच एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री प्रैक्टिसेस रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। द टर्म सिंक is also used to describe agriculture and forestry land that absorbs CO2, the most important global warming gas emitted by the human activity। अब देखिए जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्या होता है कि हमारे जो एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री प्रैक्टिसेस होते हैं जो कि आपके जो कार्बन डाइऑक्साइड जो एनवायरनमेंट में जनरेट हो रही है ना उसको कंट्रोल करने में हेल्प करे, ठीक है। जब उसको कंट्रोल, इसी को हम सिंक टर्म देते हैं, इन्हीं जो आपके एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री लैंड जो कि आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि एक हार्मफुल ग्लोबल वार्मिंग गैस है इसको जो है एब्जॉर्ब करने का काम करता है, इसी को हम सिंक कहते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल गैस है जो आपकी ह्यूमन एक्टिविटीज से जनरेट हो रहा होता है। नेक्स्ट इज कैरिंग कैपेसिटी, इट इज द theoretical equilibrium population size at which a particular population in particular environment will stabilize when its supply of resources remains constant। यानी कि जब आपको पता है कि आपके पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल है, उस रिसोर्स पे कैसे एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के अंदर सर्वाइव करता है, उसी को हम कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी। यानी कि कैसे आप अपने आप को वहाँ पे कैरी कर पा रहे हैं, अपने आप को सस्टेन कर पा रहे हैं। कंजर्वेशन बफर स्ट्रिप्स, ठीक है। कंजर्वेशन बफर स्ट्रिप्स क्या होती है, ये एरिया और द स्ट्रिप ऑफ लैंड मेंटेन बाय द परमानेंट वेजिटेशन डिजाइन्ड टू इंटरसेप्ट पॉल्यूटेंट्स एंड इरोजन, ठीक है। अब देखिए कि क्या होता है कि हम ना कुछ ऐसे वेजिटेशन या वैसे क्रॉप्स हम ग्रो करते हैं जो कि आपको हेल्प करता है कि आपको जो पॉल्यूटेंट्स है ना, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या फिर जो सल्फर डाइऑक्साइड, जितने भी आपके ग्लोबल वार्मिंग गैसेज हैं उनको मतलब रिमूव करने के लिए और सॉइल इरोजन से बचाने के लिए, ठीक है। वेरियस टाइप ऑफ बफर्स इंक्लूड कॉन्टोर बफर स्ट्रिप, फिल्टर स्ट्रिप, रेपिन फॉरेस्ट बफर्स, फील्ड बॉर्डर्स, विंड ब्रेक, शेल्टर ब्रेक, हेजरो, ग्रास वाटरवेज एंड एले क्रॉपिंग। ये सारे जो है ना ये सारे टाइप ऑफ क्या है आपके बफर स्ट्रिप्स हैं जो कि आपको किस में हेल्प कर रहे हैं आपके पॉल्यूटेंट्स को बचाने में, पॉल्यूटेंट्स को से आपके क्रॉप्स को बचाने के लिए और इरोजन को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। अब अगला टर्म है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। The term is introduced by William Rees in 1992, ठीक है। It is measure of how much land and water is needed to produce the resource we consume and to dispose of waste we produce, ठीक है।
अब ये बताता है, ये एक मेजर है, ठीक है, एक मेजर है कि हमें कितना ज़मीन और कितना पानी चाहिए या कितना वाटर लैंड हमको चाहिए एक रिसोर्स को प्रोड्यूस करने में और अपने जो वेस्ट है उसको डिस्पोज करने के लिए, ठीक है। तो वो आपका इकोलॉजिकल फुटप्रिंट होता है। अब कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है? रिप्रेजेंट्स द effects human activity have on the climate in terms of total amount of greenhouse produced, ठीक है। अब देखिए कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है कि हमारे जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है उनका क्या असर होता है हमारे क्लाइमेट के ऊपर इन द टर्म्स ऑफ टोटल ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूस, यानी कि जो हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ होते हैं उसी से ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूस हो रहा है। कैसे? जो रेफ्रिजरेटर्स हम यूज़ कर रहे हैं, एसी यूज़ कर रहे हैं, इन सब से क्या प्रोड्यूस हो रहा है भैया? ये सबसे ही तो प्रोड्यूस हो रहा है ग्रीन हाउस गैसेस। तो यह जो ग्रीन हाउस जो गैस है वो कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसी को हम कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं। नेक्स्ट इज GAP, गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। GAP अप्रोच aims at applying available knowledge to addressing environmental, economic and social sustainability dimensions on farm production and post-production process, resulting in safe and quality food and non-food agriculture products। ठीक है, देखिए क्या है इसमें, इट इज़ हमें ये चीज़ आपको एड्रेस करनी होगी, जो गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है उससे क्या आपका इन्वायरमेंटल, इकोनॉमिक और सोशल सस्टेनेबिलिटी मेंटेन हो, ठीक है। आपके प्रोडक्शन से पहले, प्रोडक्शन के बाद आपकी जो इन्वायरमेंटल, इकोनॉमिक और सोशल सस्टेनेबिलिटी है वो मेंटेन रहनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट इज natural farming. It is a farming method which involves no tillage, no fertilizers, no pesticide, no weeding, no pruning and remarkable little labor। अब देखिए भैया यहाँ नेचुरल फार्मिंग की बात कर दी गई। नेचुरल फार्मिंग का मतलब ये है कि आपने वो पौधे अगर मतलब आपने एक सीड को प्लांट किया है, सो किया है, तो अब आप उसमें किसी भी तरह का केमिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे, किसी भी तरह का टिलेज भी नहीं करेंगे। टिलेज मतलब मैनिपुलेशन ऑफ द सॉइल स्ट्रक्चर। जब आप टिलेज कर रहे हो, खुदाई कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं सॉइल स्ट्रक्चर में चेंज आता है, वो थोड़ा फर्म होता है या थोड़ा सा ढीला हो जाता है, तो वो भी नहीं करना है। यहाँ पे फर्टिलाइजर तो यूज़ नहीं करना है, पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करना है, वीडिंग भी नहीं यूज़ करनी है और ना ही कोई प्रूनिंग यूज़ करनी है। तो यहाँ पे मेजरली क्या है कि बहुत कम लेबर आप अप्लाई करें और उस तरीके से कैसे आप अपना प्लांट्स को ग्रो करते हैं, दैट इज द फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग। अब भाई पर्माकल्चर क्या होता है, ठीक है। Permaculture gives farmer a way to achieve high yield and productivity while doing it in a more sustainable and environmental friendly way that conventional farming method. In a conventional farming method, it applies a more holistic approach to फार्मिंग क्रॉप्स और लाइफ स्टॉक। तो मेनली पर्माकल्चर का मतलब भी वही है, ले देखिए कि भाई आपको अपना जो प्रोडक्शन है वो बिल्कुल ऐसे रखना है कि आप उसको लॉन्ग टर्म तक रन कर सकें। प्रिसीजन फार्मिंग और एग्रीकल्चर, प्रिसीजन फार्मिंग या प्रिसीजन एग्रीकल्चर क्या होता है? इज अ मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी दैट एम्प्लॉयज डिटेल साइट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन टू प्रिसाइसली मैनेज प्रोडक्शन एंड इनपुट, यानी कि कैसे आप अपना जो इनपुट है और एंटरप्राइज है उसको प्रिसाइसली, यानी कि जितना ज़रूरत है उतना ही, एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, उसको आप यूज़ कर सकें। रीजनरेटिव एग्रीकल्चर, रॉबर्ट रोडले कॉइंड दिस टर्म, यानी कि रीजनरेटिव एग्रीकल्चर को इन्होंने कॉइन किया था, मतलब इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। एनहांस रीजनरेशन ऑफ renewable resource which is essential to the achievement of sustainable form of agriculture। रिन्यूएबल रिसोर्सेज भैया क्या होते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो वापस जनरेट हो सके, जैसे हमारा सनलाइट है वो वापस जनरेट हो सकता है, हमारे फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं वो वापस जनरेट नहीं होंगे हमारे। तो ये आपके जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं या फिर कैसे बढ़ा सकते हैं आपके सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए। अब देखिए जो हमारा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होता है ना, उसमें हम 3 चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं। एक हिया, लिया एंड लीसा। इट द टेक्निक्स फॉर सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। पहले तो देखिए हम बात करते हैं हाई इंटरनल एक्सटर्नल इनपुट एग्रीकल्चर, ठीक है। एक्सटर्नल इनपुट एग्रीकल्चर का मतलब क्या? वही आपके एक्सटर्नल इनपुट क्या हो गए? आपके एक्सटर्नल इनपुट हो गए वही मैंने आपको बताया,
जैसे फर्टिलाइजर्स आप यूज़ कर रहे हैं, पेस्टिसाइड आप यूज़ कर रहे हैं, रेस्ट ऑफ ऑल द मटेरियल्स जैसे आप अपना इरिगेशन यूज़ कर रहे हैं, ये सारे आप क्या हो गए एक्सटर्नल इनपुट हो गया एग्रीकल्चर में, ठीक है। तो इसमें कि जो हाई एक्सटर्नल इनपुट का मतलब क्या हो गया, आर द टेक्नोलॉजीज दैट यूटिलाइज हाई एक्सटर्नल इनपुट सच एज inorganic chemical fertilizers to increase nutrient depletion from the soil, pesticide to control pests and diseases, herbicides to control weed and irrigation facilities for water management in the farm. These technologies are often beyond the financial reach of small farm holder. ठीक है, देखिए अब जो हाई एक्सटर्नल इनपुट एग्रीकल्चर है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो आपका है ग्रीन रेवोल्यूशन। देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन में आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा आपका मेन फोकस बस इस पे था कि कैसे आप ज़्यादा अमाउंट ऑफ वीट को ग्रो कर दें, ठीक है। और उस ज़्यादा अमाउंट ऑफ वीट को ग्रो करने के लिए आपने बहुत ज़्यादा केमिकल्स का यूज़ किया, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स, हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, ये सारे मैनेजमेंट को यूज़ किया सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। लेकिन क्या ये जो HEI यानी कि हेया है, ये स्मॉल फार्मर सप्लाई कर सकते हैं? नहीं, ये स्मॉल फार्मर्स के लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि इतना सारा अमाउंट ऑफ चीज़ें, जैसे देखिए अब क्या होता है कि हम लोग ना जनरली क्या करते हैं, अगर मान लीजिए हमारे खेत में वीड्स ग्रो हो गए तो हम उसको हाथ से वीड को निकाल देते हैं, ठीक है, रोगिंग कर देते हैं, हाथ से निकालते हैं, ठीक है, या खुरपियों से निकालते हैं, इक्विपमेंट्स यूज़ करके निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ केमिकल का छिड़काव इतना ज़्यादा था कि मतलब बस एक होता है कि हाई अमाउंट में कैसे जल्दी से जल्दी आपको प्रोडक्शन मिल सके, तो ये था आपका हाई एक्सटर्नल इनपुट एग्रीकल्चर के अंदर, ठीक है। तो इसके कुछ एडवांटेजेस थे, देखिए जैसे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कुड बी रैपिडली इंक्रीज टू मीट द डिमांड्स फॉर फूड फॉर द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। जैसे कि क्या एक पॉपुलेशन के अंदर जो आगे फूड डिमांड है वो जल्दी से मीटअप हो सके। माल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम with was efficiently managed, new improved varieties gave yield within a short period of time, ठीक है। कल्याण सोना का जो आपका कल्याण सोना जो वीट वैरायटी जो आपके ग्रीन रेवोल्यूशन में प्रोड्यूस हुई थी, तो ये क्या करती थी, ये सारी जो न्यू वैरायटियाँ आपने जब निकाली गई थी, इनसे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में यील्ड मिल जा रहा था, ठीक है। मैकेनाइजेशन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लेबर शॉर्टेज। अब देखिए लेबर शॉर्टेज से देखिए मैकेनाइजेशन जो आपने हाई मशीनरीज यूज़ की, उसने कहीं ना कहीं आपका जो लेबर प्रॉब्लम है वो तो सॉल्व कर दिया, ठीक है। आपको लेबर्स अवेलेबल नहीं थे, तो जो अब देखिए इंसान जो काम करेगा और मशीन जो काम करेगी उसमें कुछ तो डिफरेंस होगा, ठीक है। तो मैकेनाइजेशन ने वो हेल्प किया था। इनकम एंड प्रॉफिट मार्जिन ऑफ द प्रोडक्ट्स वर इंक्रीज, प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड वॉज इंक्रीज मार्केट फैसिलिटीज फॉर प्रोडक्शन, ठीक है। जब आपने इतने ज़्यादा हाईली डेवलप्ड चीज़ें यूज़ की तो ये सारे आपके बेनिफिट्स मिले थे, ठीक है। जो हमारा लो एक्सटर्नल इनपुट एग्रीकल्चर है, जब देखिए लो एक्सटर्नल इनपुट एग्रीकल्चर का मतलब क्या है, जितने भी आपके एक्सटर्नल इनपुट है उसको आप कम अमाउंट में यूज़ करेंगे, ठीक है, उसको आप लेस अमाउंट में यूज़ करेंगे, और यही आगे चल के लीसा में कन्वर्ट हुआ था, ठीक है। तो इसको उतना लो, इससे ज़्यादा आप लीसा पे ध्यान दीजिए कि लो एक्सटर्नल इनपुट एग्रीकल्चर में ही थोड़ा और मॉडिफिकेशन हुआ था, तो वो लीसा में यानी कि उसमें सस्टेनेबिलिटी फैक्टर जो है वो ज़्यादा ऐड हो गया था, ठीक है। आई विल रीड दिस। Low external input agriculture is based on the reduction based, not necessarily elimination of chemical fertilizers, insecticide and herbicide. Farmers are adapting this practice primarily to reduce cost, but also because they want to minimize the impact on environment, or because they perceive future pesticide regulation. The term LEA has been defined as a production activity that uses synthetic fertilizers और other agrochemicals below the rate of commonly recommended। यानी जितने भी आपके केमिकल्स हैं या जितने भी आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसको आप कम मात्रा में यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे फार्मर्स। ये सिर्फ फार्मर्स आपका जो यूज़ कर रहा है ताकि उसका जो कॉस्ट है यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो सके, ठीक है। इट डजंट मीन एलिमिनेशन ऑफ दिस मटेरियल, यानी कि ऐसा नहीं कि यहाँ पे ये बिल्कुल यूज एलिमिनेट नहीं कर रहे हैं पर कम मात्रा में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। Yield are maintained through greater emphasis on cultural practice like IPM, utilization of farm non-farm resources। अब देखिए ये दो डिफरेंस आपको देखने को मिलेंगे कि here the pattern
द फार्मिंग प्राइस डिपेंड्स ऑन हैवीली ऑन एक्सटर्नल एंड केमिकल इनपुट, यानी कि सबसे ज़्यादा अमाउंट में ये आपको हिया में आपका जो एक्सटर्नल केमिकल और इनपुट है वो ज़्यादा इस पे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। और लिया में नो या फिर नेचुरल प्रोसेसेस पे ज़्यादा आप फोकस कर रहे होते हैं। द फोकस इज मेनली ऑन मैक्सिमाइजिंग यील्ड कपल्ड विद द इंक्रीजिंग स्पेशलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। मेन फोकस किस पे था भाई? यील्ड बढ़ानी, चाहे कुछ भी हो जाए। और यहाँ पे क्या है कि सस्टेनेबिलिटी पे फोकस किया गया था। द कंटिन्यूइंग ड्रॉप इन पीस ऑफ फार्म प्रोड्यूस एंड द राइजिंग कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर इनपुट हैव मेड द फार्मिंग इंक्रीजिबली अनप्रॉफिटेबल। अब देखिए भाई, अगर आप बहुत ज़्यादा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगाएंगे तो कहीं ना कहीं उसका असर आपको प्रॉफिटेबिलिटी पे तो दिखेगा ही दिखेगा। बहुत ज़्यादा पैसा लगा के आपने कोई चीज़ शुरू की है और हो सकता है कि उसका जो प्रॉफिट हो वो बस आपको जितना लगाया उतना ही वापस मिले, तो वो प्रॉफिट थोड़े होता है। जितना आपने लगाया उससे अगर कुछ ज़्यादा अमाउंट में आपको वापस मिलता है तो वो प्रॉफिटेबिलिटी होता है। कहीं ना कहीं ये आपकी जो इंक्रीजिंग प्रॉफिटेबिलिटी उस पर असर दिखा रहा था, ठीक है। ग्रेटर एम्फेसिस ऑन द लॉन्ग टर्म नरिशमेंट एंड बैलेंस बिटवीन द प्रॉफिट एंड लाइवलीहुड। यहाँ पे देखिए जो लिया था ना, उसमें क्या कर रहे थे कि उसमें लोग कम ये सारे केमिकल्स वगैरह का इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक है, ताकि वो अपना जो है जो रेशियो है उसमें बैलेंस मेंटेन कर सके प्रॉफिट और लाइवलीहुड के बीच में। हियर डिपेंड्स ऑन द हायर प्रोडक्शन एंड प्रॉफिट विदाउट कंसिडरेशन ऑफ लोकल नीड्स एंड लोकल मार्केट, ठीक है। अब ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोडक्शन और प्रॉफिट पे फोकस कर रहे थे। उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि आपकी जो लोकल नीड्स और लोकल मार्केट की क्या डिमांड है, ठीक है। लेकिन लीसा जो है डिपेंड लार्जली ऑन द एग्रो इकोलॉजिकल कंडीशंस एंड ऑल्सो लोकल सोशो इकोनॉमिकल सर्कमस्टांस एज वेल एज फार्मर इंडिविजुअल नीड्स एंड एस्पिरेशन, ठीक है। तो जो लिया है वो आपके जो लोकल सोशो इकोनॉमिक कंडीशन है कि जो लोकली जो फार्मर्स हैं उनकी क्या कंडीशंस है, क्या रिक्वायरमेंट है, उस पे बेस्ड था ये। अंडर हिया सिस्टम सॉइल क्वालिटी डिटोरिएट्स एंड देयर आर रिसर्जेंस ऑफ पेस्ट, लैक ऑफ रेसिलियंस इन द सॉइल प्लांट सिस्टम, ठीक है। तो अब देखिए केमिकल का असर जब तक रहेगा तब तक आपके पास ना तो पेस्ट आएंगे ना ही आपके हर्बिसाइड ग्रो होंगे। लेकिन जैसे एक केमिकल का असर उसके बहुत लंबे टाइम तक नहीं रहता है, वो खत्म हो जाता है। और इससे क्या होता है कि बार बार आपकी जो पेस्ट है वो वापस जनरेट हो रहे थे, जो आपके जो हर्ब्स है यानी कि जो वीड्स हैं वो वापस ग्रो हो रहे थे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके अंदर हिया में थी। लिया मेंटेन्स अ हेल्दी सॉइल, रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स ऑन द फार्म एंड यूटिलाइजिंग अप्रोचेस सच एज इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। जब हम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट करते हैं ना, जब देखिए लिया में क्या था कि वो आपका जो नेचुरल रिसोर्स है ना उसको मेंटेन करना चाह रहा था, ठीक है, अपने उसको मेंटेन करता था, ठीक है, ज़्यादा केमिकल्स का यूज़ नहीं करता, नेचुरली फार्मिंग करने में आप फोकस करता था। और आईपीएम यानी जो पेस्ट मैनेजमेंट है ना उसमें सिर्फ केमिकल का यूज़ नहीं, नेचुरल यूज़, बायोलॉजिकल यूज़, मैकेनिकल यूज़, ये सारे यूजर्स को जब आप कंबाइन करते हैं तो वो आपका कहलाता क्या है? वो कहलाता है आपका आईपीएम। तो ये आईपीएम के तरीके से आपको ये मैनेजमेंट करना। देयर इज ग्रेट डैमेज टू द इन्वायरमेंट, ऑब्वियसली इतने सारे केमिकल्स आपके अप्लाई किए जाए तो इन्वायरमेंट पर डैमेज होगा। इन्वायरमेंटली साउंड एंड दे हैव पोटेंशियल टू कंट्रीब्यूट टू लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर, यानी इन्वायरमेंट पे कम असर पड़ रहा था और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी पे सस्टेनेबिलिटी एश्योर की जाती है। अब देखिए लो एक्सटर्नल इनपुट सस्टेनेबिलिटी एग्रीकल्चर, जो हमने लिया है वही आगे चल के थोड़ा और मॉडिफाई होता है, इसके अंदर आपके कुछ और फैक्टर्स ऐड होते हैं, उसको हम लोग लीसा में, उसको हम क्या कहते हैं? लीसा कहते हैं, ठीक है। इट इज अ सीरीज ऑफ प्रैक्टिस विच सर्व टू रीइंफोर्स इकोलॉजिकल प्रिंसिपल दैट आर इन लाइन विथ लोकल एनवायरमेंट, local ecosystem. Practices such as recycling of plant nutrients, minimizing crop losses due to insects and pests, securing favorable soil conditions for plant growth are just the tip of the hat. अब देखिए कि क्या होता है कि जो आपका लीसा में क्या था ना, इसमें क्या हम अपने जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स है ना उसको रिसाइकल करने में, इसका प्रिंसिपल क्या था? आपका प्लांट न्यूट्रिएंट को रिसाइकल करना है, आपका जो क्रॉप में जो लॉस हो रहा है इंसेक्ट और पेस्ट की वजह से उसको कंट्रोल करना है, सॉइल की कंडीशन को फेवरेबल रखना है आपके प्लांट ग्रोथ के लिए। ये सारे आपके टिप ऑफ द हेड का मतलब ये सब जो मेन लीडिंग पॉइंट, मतलब जो आपका मेन फोकस इसी पे था। द इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ लीसा
is ensuring that environmental awareness remains connected to daily lives, needs and concerns of farmer who rely on this ecosystem for their livelihood. अब देखिए लीसा में क्या हो रहा था ना कि ये आपका एक ऐसा इन्वायरमेंट अवेयरनेस दे रहा था उन फार्मर्स के लिए जो जिनका पूरा जो लाइवलीहुड यानी कि उनका पूरा जो जीवन है, उनका जो जीवन जो चल रहा है यानी कि उनका सर्वाइवल है वो सिर्फ एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता है। तो उसको जो ये लीसा है ना वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ दिस आर securing favorable soil conditions for plant growth, particularly managing organic material and enhancing soil life। ठीक है, तो आपकी जो सॉइल कंडीशंस है उसको मेंटेन करता है। ठीक है, ऑप्टिमाइजिंग द न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी एंड मेंटेनिंग एंड बैलेंस द न्यूट्रिएंट फ्लो, पर्टिकुलरली बाय द मीन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, न्यूट्रिएंट एक्विजिशन एंड कंप्लीमेंट्री यूज ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजर। देखिए हम ऐसा नहीं है कि लीसा में भी हम केमिकल्स का, देखिए थोड़ा बहुत तो केमिकल आपको यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन उस केमिकल को आप जितना मिनिमाइज कर सके ना उतना मिनिमाइज कीजिए। ठीक है, आप नाइट्रोजन फिक्सेशन यूज़ कीजिए। जैसे देखिए जो बैक्टीरिया होते हैं, जो लेग्यूम्स में जो बैक्टीरिया होते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं उनका यूज़ कीजिए, न्यूट्रिएंट एक्विजिशन और कॉम्प्लीमेंट्री यूज ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजर्स। ओके, यहाँ तक आपका जो सस्टेनेबिलिटी है वो क्लियर हो चुकी है। वीडियो और में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे आपको पता है कि IBPS के थ्रू एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की वैकेंसी आ गई, उसके फॉर्म्स भी फिलअप होने शुरू हो गए हैं। तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी तरह चल रही होगी आई होप। और अगर आपने अभी तक आपके पास एक प्रॉपर गाइडलाइन नहीं है, प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं है और आप इस कोर्स में आप इस फॉर्म को आपने अप्लाई किया गया है और आप चाहते हैं कि इसके लिए आपको एक पर्टिकुलर कोर्स मिले, तो आर चैनल हैज़ लॉन्च्ड अ कोर्स फॉर IBPS AFO लाइव बैच ओनली एट द कॉस्ट ऑफ 1000 रुपीज़। और इस कोर्स को, और ये कोर्स सिर्फ वैलिड है फर्स्ट 250 स्टूडेंट्स के लिए। तो इन अ हरी आपको ये कोर्स परचेज करना है क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है एंड ऑफ दिसंबर में होने वाला है। नवंबर आपका आधा ख़त्म हो चुका है, रेस्ट आपके पास ले दे के 1 महीना है। तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप करने के लिए। हमारे पास जो IBPS प्री है, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश के लिए काफ़ी अच्छी फैकल्टी जिनकी क्लासेस चल रही हैं इन यूट्यूब एंड एप्लीकेशन बोथ। ठीक है, तो यहाँ इसमें आपको एक फाउंडेशन कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है IBPS AFO फॉर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन फाउंडेशन कोर्स है, जिसमें आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, उनके और क्लास नोट्स मिलेंगे, ई बुक बेस्ड ऑन सिलेबस, जो आपका सिलेबस है IBPS का उसके बेस्ड आपका ई बुक भी अवेलेबल है। 10 फुल लेंथ टेस्ट सीरीजेस, जब आपको लगेगा कि आपकी प्रिपरेशन हो गई तो आप अपने आपको एनालाइज कर सकते हैं। डाउट क्लियरिंग सेशंस मिल रहे हैं और इसकी कोर्स फीस है जस्ट 1000 रुपीज़। इतने मिनिमल कॉस्ट पे इस गोल्डन टाइम पे इट इज़ अ पीक टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। तो आप इस कोर्स में जो है आप इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, और इस कोर्स को इनरोल करने की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो AFO मेंस जो आपका ये तो आपका प्री का जो कोर्स है वो, अगर आपको जो क्या बोलते हैं AFO मेंस और इंटरव्यू का भी जो कोर्स है, तो टोटल कोर्स ही आपका अवेलेबल कराया जा रहा है। प्रीलिम्स का कोर्स ये है और जो मेंस और इंटरव्यू का कोर्स है, जैसे कि आपको पता है AFO सिलेक्शन में आपका 3 प्रोसेस होता है। प्रीलिम्स देना होता है, फिर उसके बाद आपका मेंस देना होता है, देन मेंस में बच्चे शॉर्टलिस्ट होता है इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो आपका जो मेंस और इंटरव्यू का जो सेशन है वो भी हमारा चैनल आपको प्रोवाइड करा रहा है, जिसमें जो कि आपको प्रोवाइड कराया जाएगा 900 की कॉस्ट पे। ठीक है, इसमें आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे, क्वेश्चन बैंक मिल जाएंगे, करंट अफेयर्स की बुक मिल जाएगी, ई बुक, 50 फुल लेंथ टेस्ट मिल जाएंगे, 12 ईयर्स पेपर मिल जाएंगे मेंस के, मतलब पिछले जो 12 ईयर्स में जितने भी मेंस में क्वेश्चन आए हैं एग्रीकल्चर के। ठीक है, आपका जो प्रोफेशनल सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर, उससे जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो आपका अवेलेबल है। और इंटरव्यू की गाइडेंस, इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे गाइडेंस आपको इस कोर्स में मिल जाएंगे एट द कॉस्ट ऑफ 900 की कॉस्ट पे आपको ये कोर्स अवेलेबल है। तो just enroll in this course from the link provided to you in the description box. Rest, अगर आपको कोई फर्दर डाउट्स है इन दोनों कोर्सेज को के रिलेटेड, तो उसमें आपको हमने अपना पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखा है। आपको कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह के और क्वेश्चंस हो, तो वह आप पूछ सकते हैं।
और नेक्स्ट टॉपिक विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा क्रॉपिंग सिस्टम, ठीक है। The term cropping system refers to the crops and crop sequence in which the crops are cultivated on a piece of land over a fixed period and their interaction with the farm resources and other farm enterprise, ठीक है। अब बताइए, अब फार्म सिस्टम तो आपने पढ़ लिया, अब क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है, ठीक है। क्रॉपिंग सिस्टम का मतलब ये है कि आपके पास 1 हेक्टेयर लैंड है, उस 1 हेक्टेयर लैंड में आपने किस तरीके से अपनी क्रॉप को ग्रो कराया है, ठीक है। कैसे आपने क्रॉप लगाई है, क्या क्या क्रॉप्स लगाई है, वो सारा हम किस में स्टडी करेंगे, क्रॉपिंग सिस्टम के अंदर स्टडी करेंगे। अब अब ये तो क्रॉपिंग सिस्टम हो गया, क्रॉपिंग पैटर्न क्या हो गया। तो क्रॉपिंग पैटर्न जो है वो आपका सीक्वेंस एंड स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ क्रॉप इन फैलो इन एन एरिया, ठीक है। आपके एक इट इज फॉर अ लार्ज एरिया लाइक जोन, तालुका, डिस्ट्रिक्ट। अगर देखिए आपका क्रॉपिंग पैटर्न किस में होता है, क्रॉपिंग पैटर्न आप एक सिंगल लैंड में नहीं कंसिडर कर सकते। क्रॉपिंग पैटर्न एक एरिया का पैटर्न होता है, ठीक है। जैसे कि आपका जो अगर आप यूपी का कोई एक डिस्ट्रिक्ट लेते हैं, ठीक है, बुलंदशहर साइड का डिस्ट्रिक्ट लेते हैं या फिर कोई पूर्वांचल साइड का डिस्ट्रिक्ट लेते हैं, हर जगह पे डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न, यानी कि कौन से सीक्वेंस में कौन सी क्रॉप ग्रो कराई जा रही है, कौन से अरेंजमेंट में क्रॉप ग्रो कराई जा रही है, ये आपका क्रॉपिंग पैटर्न के अंदर हम स्टडी करते हैं। सो द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम्स आर चूज क्रॉप दैट कॉम्प्लीमेंट्स ईच अदर, ठीक है। ऐसे हम कोई भी क्रॉप नहीं ग्रो कर सकते हैं, ठीक है, जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें, सपोर्ट कर सके एक दूसरे को। चूज क्रॉप एंड अ क्रॉपिंग रोटेशन विच यूटिलाइज अवेलेबल रिसोर्स एफिशिएंटली, ठीक है। हम ऐसे क्रॉप्स चूज करेंगे जो कि आपको क्रॉप रोटेशन में हेल्प कर सके। क्रॉप रोटेशन आपको न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में हेल्प करती है, ठीक है। चूज अ क्रॉप एंड अ क्रॉपिंग सिस्टम दैट मेंटेन्स टू इनहांस द सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन करे, ऐसे क्रॉप को चूज कीजिए। चूज क्रॉप विच हैव अ डाइवर्सिटी ऑफ ग्रोथ साइकिल, यानी कि जो उसकी ग्रोथ साइकिल है ना उसमें कुछ चेंजेस हो, ठीक है, जो कि आपके जो साथ वाले क्रॉप है या आपके जो इन्वायरमेंट है उसमें एक पॉजिटिव असर दिखा सके। चूज अ डाइवर्स स्पीशीज ऑफ क्रॉप्स, ये नहीं कि आपने सिर्फ एक ही क्रॉप लगाई, बार बार वीट, बार बार राइस, ऐसा नहीं। आपको अपने क्रॉप की स्पीशीज में भी चेंजेस करें। स्ट्रैटेजिकल प्लान एंड मॉडिफाई योर क्रॉपिंग सिस्टम एज नीडेड, ठीक है। जब आपको लग रहा है कि आपने जो क्रॉपिंग सिस्टम अप्लाई किया है उसमें कुछ भी चेंज का रिक्वायरमेंट है आपकी प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, तो आप वो चेंजेस भी लाएं। अब हम बात करेंगे कि भाई टाइप ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम क्या क्या है, क्या क्या क्रॉपिंग सिस्टम है आपके, ठीक है। तो टाइप ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम में अगर हम डील करते हैं तो पहले आता है सोल क्रॉपिंग। ओनली अ सिंगल क्रॉप और वैरायटी इज ग्रोन अलोन इन प्योर स्टैंड एट नॉर्मल डेंसिटी ड्यूरिंग वन फार्मिंग ईयर, ठीक है। यानी कि आपने सिर्फ एक ही अगर राइस ग्रो करे तो राइस की वही एक वैरायटी आप लगातार ग्रो किए जा रहे हैं थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। जो मतलब एक साल में आपका लैंड है तो आपने राइस ग्रो कर दिया तो आप राइस ही ग्रो कर रहे हैं, वीट ग्रो कर दिया तो वीट ही ग्रो कर रहे हैं, कॉटन लगा दिया कॉटन ही, ठीक है। तो अगर आप एक ही नेक्स्ट इज मोनोक्रॉपिंग or monoculture refers to growing of only one crop on a same piece of land year after year, ठीक है। It may be due to the climatological and the socio-economic condition due to the specialization of a farmer in growing a particular crop, ठीक है। अब देखिए आपको लग रहा होगा कि मोनोक्रॉपिंग और सोल क्रॉपिंग एक ही होता है, नहीं। मोनोक्रॉपिंग और सोल क्रॉपिंग में डिफरेंस ये है कि हो सकता है कि देखिए एक फार्मिंग ईयर जो है उसमें आपने सिर्फ राइस लगाई, अगले वाले में आपने सिर्फ पूरे साल सिर्फ ग्राउंडनट लगाया, लेकिन जो मोनोक्रॉपिंग होता है ना उसमें आप जो है सिर्फ एक ही क्रॉप को ग्रो करते हैं, वो ईयर आफ्टर ईयर सिर्फ आप राइस वीट हर साल आप वही यूज़ करें। लेकिन जो सोल कल्चर होता है ना वो सिर्फ एक फार्मिंग ईयर में आप पर्टिकुलर एक वैरायटी यूज़ कर रहे हैं, आप वैरायटी में भी चेंजेस नहीं ला रहे। अगर राइस की आपने एक वैरायटी ली है तो आप वही राइस वैरायटी यूज़ करें, अगले उसमें वैरायटी में भी चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। जो मोनोक्रॉपिंग होता है ना वो डिपेंड करता है वहाँ के
क्लाइमेटोलॉजिकल और सोशो इकोनॉमिकल कंडीशन के ऊपर, यानी कि वहाँ का क्लाइमेट ही उसको सूट करता है। ठीक है, अगर आप देखेंगे जो ड्राई क्लाइमेट है या फिर जहाँ पे लेटराइट सॉइल वगैरह है, वहाँ पे कॉटन प्रोडक्शन, ग्राउंडनट प्रोडक्शन, जो क्रॉप को जैसा सॉइल स्ट्रक्चर, सॉइल कंडीशन, एनवायरमेंटल कंडीशन सपोर्ट करता है, उसके अकॉर्डिंग ही अगर आप क्रॉप को ग्रो करते हैं तो वो आपका आ जाता है मोनोक्रॉपिंग में। ठीक है, अब मल्टीपल क्रॉपिंग में जो होता है, मल्टीपल क्रॉपिंग में ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप्स ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड इन सक्सेशन विद इन अ कैलेंडर ईयर नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल राइस, ग्राउंडनट और कॉटन, wheat, etc. It aims of maximization of production per unit area per unit time. It offers multiple use of resources. It is the intensification of cropping in a time and space dimensions, that is more number of crops within a year and more number of crops on the same piece of land at any given period. It includes intercropping, mixed cropping, sequence cropping, etc. अब देखिए कि मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है। ठीक है, अब तक हमने सोल क्रॉपिंग और मोनोक्रॉपिंग पढ़ लिया। अब मल्टीपल क्रॉपिंग में क्या होता है कि हम एक फार्मिंग ईयर में एक से ज़्यादा क्रॉप, एक क्रॉप या एक से ज़्यादा क्रॉप हम ग्रो करते हैं। ठीक है, तो अगर आप इंडिया में देखेंगे ना तो मैक्सिमम में कौन सी क्रॉप, मोनोक्रॉप ज़्यादा देखने मिलेगी या फिर मल्टीपल क्रॉप ज़्यादा देखने मिलेगी? तो मल्टीपल क्रॉपिंग जो सिस्टम है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। यानी इंडिया में हर स्टेट में, ऑलमोस्ट सारे स्टेट में डिफरेंट टाइप ऑफ मल्टीपल क्रॉपिंग आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि मेजरली आपको इंडिया में राइस एंड व्हीट का जो साइकिल है वो आपको देखने को मिलता है, बट वो डिपेंड करता है वेरियस सिटीज़ में। जैसे कि अगर आप मध्य प्रदेश की तरफ चले जाएं तो आप सीरियल और पल्सेस का भी आप साइकिल देख सकते हैं, जनरली जो पल्स का ग्रोथ है वो। और इधर गुजरात साइड में चले जाएं तो वहाँ पे आपको ग्राउंडनट प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती है। तो ये आपके एरिया पे डिपेंड करता है, चेंज होते रहता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आपके जो प्रोडक्शन है वो पर यूनिट टाइम इंक्रीज कर रही होती है। यानी कि आप एक ही साल में दो क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं, उन दोनों क्रॉप से आपको जो है प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, इसके अंदर आपके इंटरक्रॉपिंग आती है, मिक्स्ड क्रॉपिंग आती है, सीक्वेंस क्रॉपिंग आती है और वेरियस टाइप ऑफ क्रॉपिंग जो आपके मल्टीपल क्रॉपिंग के अंडर आती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंटरक्रॉपिंग के बारे में। It is growing 2 or more crops simultaneously on the same piece of land with a definite row arrangement. The main objective of intercropping is to utilize the space left between the two rows of main crop and to produce more grains per unit area. Intercropping was originally practiced as an insurance against crop failure under rain-fed condition. ठीक है, अब देखिए इंटरक्रॉपिंग क्या होता है। जब हमने एक कोई भी प्लांट की ग्रोथ करी हुई है, ठीक है, उस प्लांट की ग्रोथ हम एक प्रॉपर अरेंजमेंट में करते हैं और जो बीच में जगह खाली रहती है ना उसमें हम दूसरी क्रॉप को ग्रो कर देते हैं, ताकि अगर आगे चल के आपकी जो मेन क्रॉप है वो क्रॉप अगर आपका अच्छा प्रोडक्शन ना दे तो आपको दूसरी क्रॉप से प्रोडक्शन मिल सके, जो आपका क्रॉप फेलियर है वो बचाया जा सके। ये आपका इंटरक्रॉपिंग में देखा जाता है। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा लाइन्स आपकी ग्रो कराई जाती है, एक प्रॉपर अरेंजमेंट, प्रॉपर सेट ऑफ अरेंजमेंट रहता है, प्रॉपर आइसोलेशन डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ रहता है, उनका जो प्लांटिंग डिस्टेंस है वो भी प्रॉपरली मेंटेन किया जाता है। ठीक है, 2 क्रॉप्स या 2 से ज़्यादा क्रॉप्स आपकी ग्रो कराई जाती है। अगला है आपका मिक्स्ड क्रॉप। मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या देख लीजिए कि मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या होता है कि इसमें भी 2 से ज़्यादा क्रॉप ही ग्रो कराए, लेकिन इसमें कोई स्पेसिफिक अरेंजमेंट नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि अभी क्या आपने गेहूँ अगर आपने अपने फील्ड में लगाया है तो उसके साथ में आपने मस्टर्ड के सीड ब्रॉडकास्ट कर दिए या कोई और सीड ब्रॉडकास्ट, जो कुछ और क्रॉप जो आपके यूज़ के लायक है उसको ब्रॉडकास्ट कर दिए, उसको हेल्प कर रहा हो ग्रो करने में। ठीक है, अगर आपने रेडिश लगाया है तो उसमें आप अपना ये कुछ स्पिनच, पालक के जो बीट्स है उसको ब्रॉडकास्ट कर दे। तो ये सारे जो आपके मेथड है ये आपका मिक्स्ड क्रॉपिंग के अंदर आता है। अब सीक्वेंशियल क्रॉपिंग में क्या होता है कि एक सीक्वेंस में आप क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं, यानी कि एक के बाद एक प्रॉपर सीक्वेंस आपने मेंटेन किया हुआ है। तो इसमें आता है एग्जांपल में डबल क्रॉपिंग, ट्रिपल क्रॉपिंग और क्वाड्रुपल क्रॉपिंग। यानी डबल क्रॉपिंग, 2 क्रॉप को एक साल में ग्रो कर रहे हैं, राइस और व्हीट। 3 क्रॉप को एक साल में ग्रो कर रहे हैं, राइस, व्हीट, मेज। ठीक है, 4 क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं एक साल में, राइस, पोटैटो, व्हीट, मूंग। ये सारे आपके सीक्वेंशियल क्रॉपिंग के अंदर आते हैं।
अब बात करते हैं भैया मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग के बारे में। तो देखिए मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग क्या होती है कि आप अपने फील्ड पे उस प्लांट के हाइट के बेस पे, ठीक है, डिफरेंट हाइट के बेस पे आप प्लांट्स को लगा रहे हैं, ठीक है। जैसे कुछ देखिए जब आप साउथ में जाएंगे तो जो ब्लैक पेपर होता है ना, ब्लैक पेपर क्या होता है, क्रीपर्स होता है, ठीक है। वो फॉरेस्ट के अंदर ही ब्लैक पेपर को हम ग्रो करते हैं, क्योंकि उसके जो क्रीपर्स होते हैं वो पेड़ का जो बार्क है उसमें लपटा जाता, मतलब क्लाइंब करके ऊपर जाता है, ठीक है। तो आपका जो वो क्या होता है कि आपका फॉरेस्ट्री भी हो रहा है, ब्लैक पेपर का कल्टीवेशन भी हो जा रहा है। तो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप ऑफ डिफरेंट हाइट इन द सेम फील्ड एट द सेम टाइम, एग्जाम्पल शुगर केन प्लस इंडियन बीन और पोटैटो ऑनियन सॉर्गम प्लस मूंग, ठीक है। तो अब देखिए कि क्या होता है कि देखिए मूंग यह है हमारे पल्स है, तो उसकी क्रॉप कितनी छोटी सी क्रॉप होगी, ठीक है, लेकिन सॉर्गम की क्रॉप क्या होगी, ऊंची होगी। तो ठीक है, तो दो डिफरेंट हाइट के क्रॉप्स जो हैं हम ग्रो करते हैं, तो उसको कहते हैं मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग। इससे आपका जो है, इससे भी आपका जो लैंड का है वो प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है, और आप ज़्यादा बेनिफिट इससे कर सकते हैं। अब रटून क्रॉपिंग क्या होता है कि देखिए रटून क्रॉपिंग ये होता है ना कि जो कुछ स्टबल्स या कुछ चीज़ें जो आपके कुछ स्टबल्स उस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं उसी से नया क्रॉप अराइज कर जाता है। राइजिंग ऑफ क्रॉप विथ रीग्रोथ कमिंग आउट फ्रॉम द रूट एंड स्टॉक्स आफ्टर द हार्वेस्ट ऑफ द क्रॉप, यानी आपने क्रॉप का हार्वेस्ट कर लिया है, उसके बाद जो उसकी जो लेफ्ट आउट पार्ट बचा हुआ है, ठीक है, उससे वापस जो क्रॉप है वो ग्रो कर जा रही है। इसका एग्जाम्पल ये होता है जैसे शुगर केन, तूर, फॉडर, जैसे कि क्या बोलते हैं बाजरा आपने देखा होगा, बाजरा की पत्तियां आप काट के ले आते हैं, फिर वो वापस ग्रो कर जाती है, ठीक है। तो दैट इज रटून क्रॉपिंग। अगर आप धनिया में ही देखते हैं, धनिया के आप लीव्स प्लग कर ले तो वापस उसी रूट स्टॉक से वापस आपका जो दूसरा प्लांट है वो वापस नया प्लांट जो है वो ग्रो कर जाता है। दिस मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नेक्स्ट क्रॉप इन द टर्म्स ऑफ लैंड प्रिपरेशन, कॉस्ट ऑफ सीड एंड ऑल्सो नेक्स्ट क्रॉप दैट इज रटून गेट्स ऑलरेडी एस्टेब्लिश बाय द रूट सिस्टम, यानी रूट सिस्टम से नया प्लांट, यानी वो नए प्लांट को हम रटून कहते हैं, वो नया प्लांट जो है वो ग्रो कर जाता है। इससे क्या होता है कि आपका नया सीड डालने का आपको नया सीड नहीं डालना पड़ेगा, फील्ड प्रिपेयर नहीं करनी पड़ेगी, ये सारी कॉस्ट इससे बच जाती है, ठीक है। अब अगला आता है रिले क्रॉपिंग, ठीक है, उसी को हम पैरा एंड उत्तरा सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। डिफरेंट प्लेसेस में पैरा एंड उत्तरा सिस्टम किसको कहते हैं, उस कहते हैं रिले क्रॉपिंग को ही कहते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि देखिए कि जनरली हम क्या करते हैं कि हमने एक क्रॉप को हार्वेस्ट किया, फिर हमने फील्ड को प्रिपेयर किया, फिर नेक्स्ट क्रॉप को सो किया, पर रिले सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। रिले सिस्टम में क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि जो हमारी क्रॉप का जब हार्वेस्टिंग स्टेज आ जाता है उसको हार्वेस्ट करने से पहले ही हम दूसरी क्रॉप को सो कर देते हैं, तो उसको हम कहते हैं रिले क्रॉप। द सेकेंड क्रॉप इज सोन बिफोर द हार्वेस्ट ऑफ द प्रीवियस क्रॉप इन द सेम फील्ड। तो जैसे कि फर्स्ट क्रॉप जो हमारा पोटैटो है, सेकंड क्रॉप मेज है, लथायरस इन राइस, ठीक है। अगर हम राइस हमारा हार्वेस्टिंग के स्टेज में आ गया तो हम क्या लथायरस के सीड जो है वो ब्रॉडकास्ट कर देंगे, ताकि जब वो जो हमारा जो राइस को जब हम हार्वेस्ट करें तब तक वो अपना जर्मिनेट करके अपना एक रूट स्टॉक फॉर्म कर चुका हुआ, ठीक है। This is done mainly to utilize the conserved moisture in the field after the kharif season. It is also saves the time and keeps the land under vegetation. तो क्या होता है कि जैसे कि आप खरीफ क्रॉप में देखिए तो खरीफ क्रॉप को वाटर रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, तो जो मॉइस्चर ऑलरेडी उस सॉइल में प्रेजेंट है उस सॉइल मॉइस्चर को कंजर्व करने के लिए हम ये वाला मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए कि जो आपने इंटरक्रॉपिंग मैंने आपको बताई, देखिए एक लाइन से आपका ये मेज है वो ग्रो कर दिया गया है और यहाँ कुछ पल्सेस ग्रो कर दिया, ये अरेंजमेंट फिक्स्ड अरेंजमेंट में ग्रो किया है। लेकिन यहाँ देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेगी, यहाँ पे आपको कहीं पे कुछ वेजिटेबल्स, यहाँ पे फ्लावर्स और कुछ ट्रीज, तो यानी कि इसमें कोई डेफिनेट अरेंजमेंट नहीं है। तो ये क्या है आपका, ये मिक्स्ड है और ये इंटरक्रॉपिंग है, ठीक है, ठीक है। ये आपका डिफरेंस हो गया इसका, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या है, एले क्रॉपिंग। एले क्रॉपिंग में क्या है, ग्रोइंग फूड क्रॉप्स विद इन द रोज ऑफ ट्री और प्लांटेशन क्रॉप्स, यानी कि एक लाइन में आप ट्री ग्रो करेंगे और उस ट्री के लाइन के बीच का जो रो होगा उसमें आप कोई प्लांटेशन क्रॉप ग्रो कर देंगे, ठीक है। जैसे कि ग्रीन ग्राम इन एले ऑफ
ग्लिसरीडिया और सुबबुल। जो सुबबुल का पेड़ होता है, ग्लिसरीडिया का जो बबुल होता है, जो पेड़ होता है, उसके बीच में ही आप ग्रीन ग्राम को ग्रो कर देते हैं, तो वो आपका होता है एले क्रॉपिंग। स्ट्रिप इंटरक्रॉपिंग क्या होता है? ग्रोइंग अल्टरनेट रोज ऑफ इरोजन रेजिस्टिंग एंड permitting crop along the slope, the strip of soybean and alfalfa, cowpea and sorghum। ठीक है, तो अब यह स्ट्रिप इंटरक्रॉपिंग क्या होता है कि जो आपका अल्टरनेट रो है उसमें आप ऐसी क्रॉप को ग्रो करें जो कि आपके सॉइल इरोजन को बचा सके। ठीक है, तो ऐसी क्रॉप को जब आप ग्रो करते हो, ये इंटरक्रॉपिंग का ही एक टाइप है। ठीक है, जैसे कि आप स्ट्रिप ऑफ सोयाबीन ग्रो करते हैं अल्फाल्फा के बीच में और काउपी ग्रो करते हैं सोरगम के बीच में। ठीक है, अगला एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रॉप रोटेशन। जब भी आप देखेंगे कि आपका जो भी डिजीजेज होती हैं, जितने भी डिजीज आपके अकर कर रही हैं प्लांट्स के अंदर, पैथोलॉजी में आपने देखा होगा, तो जब मैनेजमेंट ऑफ द डिजीज हो रहा होता है तो उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आता है आपका, जब आपका बायोलॉजिकल कंट्रोल में आप देख रहे होते हैं, तो उसमें क्रॉप रोटेशन एक वर्ड आता है। तो क्रॉप रोटेशन क्या होता है? क्रॉप रोटेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ प्लांटिंग डिफरेंट क्रॉप सिक्वेंशली ऑन द सेम प्लॉट ऑफ लैंड to improve soil health, optimize nutrients in the soil and combat pest and weed pressure। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि हम ऐसे प्लांट, अगर मान लीजिए कि हमारे प्लांट में एक पर्टिकुलर पेस्ट की या पर्टिकुलर वीड का जो है इन्फेस्टेशन होने वाला है, ठीक है, तो अब हम कोई ऐसी क्रॉप ग्रो करेंगे जो कि कुछ टॉक्सिक केमिकल इंट्रोड्यूस करे उन इंसेक्ट्स या पेस्ट के लिए। ठीक है, तो उससे क्या होता है, आपकी जो मेन क्रॉप होती है वो भी बच जाती है और आपने जो क्रॉपिंग रोटेशन में दूसरी क्रॉप लगाई है वो भी सस्टेन करती है। तो इससे क्या होता है, ये एक मेथड होता है आपके प्लांट प्रोटेक्शन के लिए भी, और आपकी जो इनकम या प्रोडक्टिविटी है वो तो इंक्रीज हो ही रही है। ठीक है, तो पहला जो है, लेग्यूमिनस क्रॉप शुड बी ग्रोन बिफोर नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप बिकॉज लेग्यूम फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू सॉइल एंड एड्स ऑर्गेनिक मैटर इन द क्रॉप। अब देखिए, अगर नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप्स है आपको लगानी है, सीरियल्स आपको लगानी है, ठीक है, आपको व्हीट राइस लगानी है, तो उसके पहले आप पल्सेस को लगा दीजिए। उससे क्या होता है, जो पल्सेस, जो लेग्यूमिनस क्रॉप्स है ना हमारे, वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन कर देते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन हो जाती है तो प्लांट में अप्रोप्रिएट अमाउंट में नाइट्रोजन अवेलेबल है अभी, और जो कुछ ऑर्गेनिक मैटर है वो भी ऐड हो जाता है सॉइल में। क्रॉप विथ टैप रूट, डीपली रूटेड रूट्स लाइक कॉटन शुड बी फॉलोड बाय दोज विच हैव fibrous root, यानी shallow root selection of the crop should shallow root selection of the crop should be based on the need or the demand। ठीक है, तो जो भी प्लांट आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसके क्या रिक्वायरमेंट है, क्या नीड है, उसके हिसाब से कीजिए। अगर आपने टैप रूट वाली क्रॉप लगा, जैसे कॉटन जिसका टैप रूट है, बहुत ही डीप रूट सिस्टम है, तो उसके बाद आप एक फाइब्रस रूट सिस्टम वाली क्रॉप लगाएंगे। ठीक है, जनरली जो मोनोकॉटिलेडन्स, जो मोनोकॉट्स होते हैं, जितने भी मोनोकॉट क्रॉप्स होते हैं वो फाइब्रस रूट शो करते हैं, और डाइकॉट क्रॉप्स जो होती हैं वो आपका टैप रूट सिस्टम शो करती हैं। more exhaustive crops should be followed by less exhaustive crops because crops like potato, sugar, maize etc needs more input such as better tillage, more fertilizer, greater number of irrigation। अब देखिए, एग्जॉस्टिव मतलब क्या? एग्जॉस्ट मतलब बहुत ज़्यादा आपने एनर्जी लगा दी, यानी बहुत ज़्यादा अगर आपने काम कर दिया, तो बहुत ज़्यादा काम करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, फिर बहुत ज़्यादा आपको रेस्ट भी चाहिए होगा कि भाई बहुत रेस्ट कर लिया, बहुत एनर्जी सस्टेन कर लिया। तो जैसे कि कुछ क्रॉप्स होते हैं, जैसे पोटैटो हो गई, शुगर केन हो गई, मेज़ हो गई, तो पोटैटो, शुगर केन, मेज़ में क्या होता है कि इसकी जो फील्ड प्रिपरेशन होती है, फिर इसमें जो फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट होता है, इनमें बहुत सारे जो क्या बोलते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होते हैं, इनका जो क्रॉपिंग करना, और फिर इनका जो प्लांटेशन पीरियड होता है, डिफरेंट सॉइल मॉइस्चर, इरिगेशन, ये सब बहुत ज़्यादा इसमें क्या बोलते हैं इनपुट्स बहुत सारा डालने पड़ते हैं। तो इसको क्या करना है कि इसको वैसे क्रॉप के साथ इनके बाद ऐसे क्रॉप्स लगाने जिसमें थोड़ा आपको कम इनपुट्स डालना पड़े। ठीक है, एक बार आपने इतने इनपुट्स डाल दिए, इसके बाद आपको कम इनपुट्स डालना है। तो क्रॉप रोटेशन ये सारी चीज़ों को शो कर। सिलेक्शन ऑफ क्रॉप शुड बी बेस्ड ऑन द नीड और डिमांड, तो आपका जैसा नीड है, जैसा डिमांड है, उसके हिसाब से ही आप अपनी क्रॉप रोटेशन में आप क्रॉप्स को ग्रो करेंगे। क्रॉप ऑफ सेम फैमिली शुड नॉट बी ग्रोन इन सक्शन बिकॉज दे एक्ट एज अल्टरनेट होस्ट फॉर पेस्ट एंड डिजीजेस। ठीक है, अब ये देखिए, इस लाइन का मतलब क्या होता है कि अगर आपने क्रॉप रोटेशन किया है तो वो जो क्रॉप है वो सेम फैमिली का नहीं होना चाहिए। अगर देखिए, अगर आपके प्लांट पे कोई भी इंसेक्ट या पेस्ट
आपका फार्म पे अटैक कर रहा है, अगर वो सेम फैमिली का होगा तो दोबारा अगर आप दूसरा कोई जो आप क्रॉप ग्रो कर रहे हैं वो भी सेम फैमिली का होगा तो वो तो उसके लिए होस्ट का काम करेगा ना, फिर तो वो और उस पर फीड करेंगे। तो इसलिए आपको जो फैमिली है वो चेंज करते रहनी है, दूसरे फैमिली की क्रॉप उसमें ग्रो करनी है, ठीक है। कुछ टर्म्स जो क्रॉपिंग सिस्टम में आपके यूज़ किए गए हैं, जैसे कि कंपटीशन इंडेक्स, तो कंपटीशन ऑफ इंटरक्रॉप स्पीशीज फॉर लाइट, न्यूट्रिशन, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रोइंग फैक्टर्स, यानी कि कुछ जो क्रॉप्स होती हैं वो एक दूसरे के साथ कम्पीट करती हैं लाइट के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा, जितने भी आपके ग्रोथ फैक्टर है उनके लिए आपका जो क्रॉप्स है वो एक दूसरे कम्पीट कर रही हैं। कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट, कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट क्या होता है? effect of one component on other which enhance the growth and productivity as compared to competition, ठीक है। जो कॉम्पिटिटिव इंडेक्स क्या होता है? कॉम्पिटिटिव इंडेक्स एक नेगेटिव अप्रोच है, लेकिन वही अगर कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट देखा जाए तो कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट में अगर हम देखेंगे, जैसे कि मैंने बताया आपको कि लेग्यूमिनस क्रॉप्स को आपको ग्रो करना चाहिए, तो लेग्यूमिनस क्रॉप क्या कर रही है, आपका जो नाइट्रोजन है वो फिक्स कर रही है और वो आपको अगला क्रॉप यूज़ कर ले रहा है, तो वो एक पॉजिटिव इफेक्ट शो कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करता है, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट। नेक्स्ट इज क्या कि कॉम्पोनेंट क्रॉप क्या होता है? इंडिविजुअल क्रॉप स्पीशीज विच आर अ पार्ट ऑफ मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम। तो वो कॉम्पोनेंट क्रॉप होते हैं जब आप मल्टीपल क्रॉपिंग कर रहे होते हैं ना, जब बहुत सारे क्रॉप्स आप एक साथ ग्रो कर रहे होते हैं, तो उसमें डिफरेंट क्रॉप जो एक दूसरे को सूट कर रही है ग्रो करने में, एक प्रॉपर इंटरेक्शन क्रिएट कर रही है, उसको कॉम्पोनेंट क्रॉप कहते हैं। क्रॉपिंग इंडेक्स क्या होता है? नंबर ऑफ क्रॉप ग्रोन पर एनम ऑन अ गिवन एरिया ऑफ लैंड मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ क्रॉप बाय नंबर ऑफ क्रॉप पर ईयर इंटू 100, ये आपको क्या शो करता है? क्रॉपिंग इंडेक्स शो करता है। मॉनेटरी इंडेक्स, अ सिंगल प्रोडक्टिविटी इंडेक्स विच इनकॉर्पोरेट्स मॉनेटरी वैल्यू टू ऑल द क्रॉपिंग सिस्टम क्रॉप्स इन अ सिस्टम, ठीक है। मॉनेटरी मतलब कि द प्रॉफिटेबिलिटी या द कॉस्ट जो आपके प्रोवाइड किए थे। अब एग्री सिल्वीकल्चर सिस्टम क्या होता है? दिस सिस्टम emphasize राइजिंग ऑफ ट्रीज एंड कल्टिवेशन ऑफ द फील्ड क्रॉप्स एंड फॉर्डर क्रॉप्स इन द अवेलेबल स्पेस बिटवीन द ट्रीज, ठीक है। एग्री सिल्वीकल्चर का मतलब ये होता है कि आप एग्रीकल्चर क्रॉप्स को कैसे फॉरेस्ट के साथ यानी ट्रीज के साथ या फॉरेस्ट के अंदर कैसे ग्रो करते हैं। इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स हार्डी ट्रीज लाइक प्रोसोफिस सिनेरिया, खेजरी, यानी जो आप देखिए ना कि डेजर्ट में जो ये मतलब बबूल का जो पेड़ होता है वो, ये सारे यूकलिप्टस स्पीशीज, एरेकिया टोटेलिस, हार्डविकाई बिनेटा, अंजन, एजारिरेक्टा इंडिका, नीम और जिजिपस जुजुबा, जो मैंने आपको बताया ये क्या बोलते हैं जो डेजर्ट में आपको ये सारे क्रॉप्स मिल जाएंगे एक्सेट्रा, कुड बी ग्रोन अलॉन्ग विद द ड्राई लैंड क्रॉप सच एज पल्सेस, यानी कि ये सारे जो क्रॉप्स है ना ये सब ड्राई लैंड क्रॉप है, यानी कि कम पानी में ग्रो होने वाली क्रॉप है। जैसे ड्राई रीजन में जो सारी क्रॉप्स होते हैं, बबूल वगैरह का पेड़ हो गया या खेजड़ी का जो पेड़ हो गया, यूकलिप्टस हो गया, नीम हो गया, अंजन का जो क्रॉप हो गया, ये सारे क्रॉप्स जो हैं आपके ड्राई लैंड में ग्रो होते हैं। इनके साथ आप क्या वो क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं जिसमें पानी की कम रिक्वायरमेंट है। जैसे कुछ पल्सेस जैसे पिजन पी, ब्लैक ग्राम, मिलेट्स जैसे फिंगर मिलेट, सॉरगम, ये सारे जो प्लांट्स हैं आपके जैसे राजस्थान के रीजन में, राजस्थान और उसके नियर बाय जो ड्राई रीजन है वहाँ पे ये सारे प्लांट्स ग्रो होते हैं, ठीक है। अब वी आर गोइंग टू डील विद द फाइनल टॉपिक ऑफ दिस क्लास। तो इसका क्या है, अब आपका इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम क्या होता है। अब तक आपने सारे चीज़ें पढ़ ली है कि क्या है फार्मिंग सिस्टम, क्रॉपिंग सिस्टम क्या है, सस्टेनेबिलिटी क्या है। अब हम फाइनल डील करते हैं IFS के ऊपर, ठीक है। अब IFS क्या होता है? In integrated farming system, agriculture can be integrated with livestock, poultry, fishes, and are maintained at the same place to generate employment around the year and also get additional income. For example, some place poultry is in upper layer, utilized there as excreta, pigs are at the lower layer,
रेसिडुअल वेस्ट फ्रॉम पॉन्ड्स आर यूटिलाइज फॉर द एग्रीकल्चर एंड फॉर्डर क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, तो क्या करना है कि अब इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में क्या करना है ना, आपको जो वेरियस कंपोनेंट्स हैं, जो आपके पोल्ट्री है या कैटल्स हैं, इनको इस अरेंजमेंट में ये करना ताकि वो एक दूसरे पे डिपेंड हो सके और उनका जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है या उनका जो भी प्रोड्यूस है वो दूसरे कंपोनेंट के काम आ सके। ठीक है, तो ये आपका इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का पार्ट होता है। ठीक है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम ये कह रहा होता है। ठीक है, एफिशिएंट रिसाइकलिंग, आप ऑब्जेक्टिव ऑफ आईएफएस में क्या देखेंगे, एफिशिएंट रिसाइकलिंग ऑफ फार्म एंड एनिमल वेस्ट। ठीक है, अगर यहाँ देखिए कि अगर पोल्ट्री आपने ऊपर आपने एक स्ट्रक्चर बनाया जिसमें नीचे आपने वाटर मान लीजिए राइस या कुछ जो भी वाटर लॉक्ड जो भी क्रॉप्स होती है वो ग्रो कर रखी है, उसके ऊपर अगर आप पोल्ट्री लगाते हैं तो जो पोल्ट्री की जो एक्सक्रीटा होती है उसमें कुछ जो भी अमोनिकल फॉर्म होता है वो आपके सॉइल में मिल जाएगा, वो नीचे आएगा। तो ठीक है, तो ये जो आपका फार्म और एनिमल वेस्ट है वो आपका रिसाइकिल होते रहता है। मिनिमाइज द न्यूट्रिशन लॉस, न्यूट्रिशन लॉस बहुत ही कम अमाउंट में होता है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे कि जो भी वेस्ट आपका हो रहा है वो कहीं ना कहीं रिसाइकिल हो जा रहा है और दूसरे जो कंपोनेंट्स हैं वो उसको यूज़ कर ले रहे हैं, इसलिए आपको जो न्यूट्रिशन लॉस है वो भी कम है। मैक्सिमाइज न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी, जितना भी न्यूट्रिएंट्स आपका प्रोड्यूस हो रहा है उसको प्रॉपरली आप यूज़ कर ले रहे हैं। एडॉप्शन ऑफ एफिशिएंट क्रॉपिंग सिस्टम एंड क्रॉप रोटेशन, यानी कि जो आपका क्रॉपिंग सिस्टम है और क्रॉप रोटेशन है उसको प्रॉपरली एफिशिएंटली, यानी कि आपको प्रॉफिट मिले और सही तरीके से उसका यूज़ हो रहा हो, ये एश्योर होता है। कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन ऑफ फार्म एंटरप्राइजेस, कॉम्प्लीमेंट्री क्या का मतलब मैंने आपको पहले बताया, कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स पॉजिटिव सपोर्ट, यानी कि पॉजिटिवली उसको सपोर्ट मिल रहा है एक दूसरे से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका मैंने आपको बताया कि बहुत सारे एंटरप्राइजेज हैं। ठीक है, उसका एक पिक्चर है आपके सामने मैं दिखा रही हूँ। ठीक है, जैसा कि देखिए क्रॉप यूनिट है। ठीक है, जिसमें आप सीरियल, पल्सेस, वेजिटेबल या फ्रूट्स ये सारे आप ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, सीरियल, पल्सेस, वेजिटेबल, फ्रूट्स। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि ये डेयरी का यूनिट है। ठीक है, ये डेयरी, यहाँ पे हमने गाय को पाला हुआ है। ठीक, अब ये गाय से क्या हो रहा है, गाय से जो आपका जो गोबर जो मैन्योर हो रहा है ना वो FYM फार्म यार्ड मैन्योर की तरह आपके इस क्रॉप की यूनिट में ग्रो हो जाएगा। ठीक है, रेस्ट इसका जो डेयरी है, ठीक है, तो जो जिससे दूध मिल रहा है, ठीक है, तो ये आपके फैमिली के लिए जो फैमिली यूज़ के लिए वो मिल जाएगा। ठीक है, और रेस्ट इसका जो काउडंग है वो आप बायोफ्यूल की तरह भी यूज, जो गोबर गैस बनती है, जो बायोगैस बनती है उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो और जो ये आपका काम आ सकता है इलेक्ट्रिसिटी वगैरह में। ठीक है, अब जो आपका जो इसके अंदर जो आपने फार्मियर मेन्यू डाला है तो इसके फार्मियर मेन्यू और इसका जो कुछ रेसिड्यूज और मिले हुए होंगे तो उससे आप क्या वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट में क्या होता है, क्रॉप रेसिड्यूज हम डालते हैं, काउडंग वगैरह डालते हैं, उसमें आप वर्म्स का कल्चर करते हैं, यानी कि जो वर्म होता है वो आप इसमें ग्रो कर रहे थे। और जब ये वर्म ग्रो करते हैं ना तो जो आपका जो वर्म्स होता है उसको क्या फार्मर्स फ्रेंड कहते हैं। ठीक है, वर्मी कंपोस्ट में जो वर्म होते हैं उसको हम फार्मर्स फ्रेंड कहते हैं। ये आपके सॉइल में की एरेबिलिटी और फर्टिलिटी को इंक्रीज कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर देखिए अगर आपने जो काऊ है पॉन्ड से जो आपका फिशिकल पॉन्ड अगर आपके क्रॉप के पास है पॉन्ड, तो वहाँ पे क्या जो आपके फिशेस है वो ग्रो हो रही हैं। ठीक है, फिशेस कहीं ना कहीं आपका हेल्प कर रही होगी कि भाई आप फिश आपकी ग्रो हो रही है तो फिश भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपने ईटिंग हैबिट में। ठीक है, तो जनरली ये क्या होता है कि जितने भी अब अगर आपने फॉडर ग्रो किया, इसी क्रॉप में आपने फॉडर ग्रो कर दिया है, फॉडर यानी चारा, तो गाय की जो खाने का चीज़ है वो यहाँ पे अवेलेबल है, यानी कि जो फूड है वो आपका मिल जा रहा है। तो इसी तरह से आपका सारा सिस्टम, ये सारे सिस्टम अगर आप यूज़ करते हैं, अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम मिल जाता है, जिससे क्या होता है, जिससे कि आपकी जो आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जो यूटिलाइजेशन है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ फार्मिंग सिस्टम। अब फार्मिंग सिस्टम के कुछ एडवांटेजेस की बात करते हैं। इट इम्प्रूव्स स्पेस यूटिलाइजेशन एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया। ठीक है, यानी पर यूनिट एरिया में आपका
पर यूनिट एरिया में जो आपका प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज होता है। इट प्रोवाइड डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स, जो जितने भी जो डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स क्या होगा, जैसे कि आपके फिश, अगर आपने लेक में फिशेस डाल दी हैं तो फिशेस मिल रही हैं आपके, कैटल्स को ग्रो कर दिया तो उस कैटल से आपको क्या मिल रहा है, मिल्क भी मिल रहा है, काउडंग भी मिल रहा है जो कि मैन्योर की तरह यूज हो रहा है। रेस्ट अगर आपने फॉडर लगाए हुए हैं अपने फील्ड में तो वो गाय के लिए खाना वहाँ से जनरेट हो जा रहा है। तो ये डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स आपको मिल रहे हैं, ठीक है। पोल्ट्री लगा दी तो पोल्ट्री का जो एक्सक्रीटा है उससे क्या होता है, नाइट्रोजन, आपका जो अमोनिया है वो आपको मिल जा रहा है, एक मैन्योर मिल जा रहा है, न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है, और रेस्ट उनके एग्स, उससे आपको एग्स प्रोवाइड हो रहा है, एंड ऑल्सो जो चिकन है उससे आपका मीट, प्रोटीन वगैरह की डाइट, आपको सारी चीज़ें मिल जा रही है, ठीक है। तो ये आपका डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो क्योंकि डिफरेंट कंपोनेंट्स से आपको मिल रहे हैं, ठीक है। इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी एंड सॉइल फिजिकल स्ट्रक्चर फ्रॉम अप्रोप्रिएट क्रॉप रोटेशन एंड यूजिंग कवर क्रॉप्स एंड ऑर्गेनिक कंपोस्ट, ठीक है। तो आपके मेनली क्या है कि आईएफएस से क्या होता है कि आपकी जो सॉइल फर्टिलिटी है और जो सॉइल का फिजिकल स्ट्रक्चर है ना, वो क्रॉप रोटेशन से, कवर क्रॉप से और ऑर्गेनिक कंपोस्ट से आपकी जो सॉइल फर्टिलिटी है वो इम्प्रूव होती है, ठीक है। तो जैसे देखिए कि क्या होता है कि आपने मेनली आईएफएस का सिस्टम, नेचुरल फार्मिंग का सिस्टम, ये सारी चीज़ें आपने क्यों इंट्रोड्यूस की है, क्योंकि जो हाई इंटेंसिव हाई एक्सटर्नल इनपुट एग्रीकल्चर के अंदर जब आपने बहुत सारे जो आपके एक्सटर्नल इनपुट फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, ये सारी चीज़ें यूज़ की थी, इससे कहीं ना कहीं आपकी जो सॉइल हेल्थ है वो डिटोरिएट हो रही थी। सॉइल हेल्थ डिटोरिएट हो रही थी तो आपकी जो सॉइल का जो न्यूट्रिशन कंटेंट है वो डिटोरिएट हो रहा था। अब देखिए पहले क्या होता था कि जो अब हम लोग जो यूरिया है वो बहुत ज़्यादा अप्लाई करते हैं, तो यूरिया का पैकेट रिड्यूस कर दिया 45 kg का, तो लेकिन फिर भी फार्मर्स की तो वो आदत है ना कि जितना यूरिया वो सेटिस्फाइड ही नहीं होते, तो इसलिए फिर नैनो यूरिया बनाया गया। नैनो यूरिया से आप अपना एक छोटी बॉटल से इनफ ऑफ नाइट्रोजन अपने प्लांट को सप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी जो इम्प्रूवमेंट है वो आपको लानी होगी आपके सॉइल की हेल्थ को बचाने के लिए। सॉइल हेल्थ कार्ड जो लॉन्च किया गया जो कि बताता है कि आपके प्लांट को एक्चुअली में क्या ज़रूरत है, आपके प्लांट को सच में नाइट्रोजन की आवश्यकता एक्स्ट्रा है, या आपके प्लांट को जिंक चाहिए ज़्यादा, फॉस्फोरस चाहिए ज़्यादा, फॉस्फेट चाहिए, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट ज़्यादा, क्योंकि एक्सेस ऑफ एनीथिंग विल कॉज टॉक्सिसिटी इन द प्लांट, ठीक है। ऐसा नहीं कि नाइट्रोजन आपके प्लांट को ज़रूरत है तो आप हद से ज़्यादा डाल दो, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड। तो अगर आप एक्सेस अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन भी डालते हैं तो वो भी आपके प्लांट के लिए कहीं ना कहीं हार्मफुल ही होगा। रिड्यूस वीड, इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीज फ्रॉम अप्रोप्रिएट क्रॉप रोटेशन, ठीक है। अप्रोप्रिएट क्रॉप रोटेशन से आप क्या कर सकते हैं कि वीड्स आपके ग्रो हो रहे हैं, जो आपके प्लांट के लिए एक कंपटीशन हो सकती हैं, जो आपकी मेन क्रॉप के लिए एक कंपटीशन हो सकती है, ठीक है, उसको रिड्यूस कर सकते हैं। इंसेक्ट पेस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। डिजीजेस इन जो डिजीजेस हैं, जो देखिए जो आपके इंसेक्ट पेस्ट होते हैं, जो कुछ ऐसे क्रॉप्स आप ग्रो करें जो कि उनके लिए सूटेबल ही ना हो, ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो उनका इन्फेस्टेशन लेवल, नंबर ऑफ वो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। यूटिलाइजेशन ऑफ क्रॉप रेसिड्यूज एंड लाइव स्टॉक वेस्ट, यानी कि जो आपका जो क्रॉप रेसिड्यूज है उनका यूज़, और जो लाइव स्टॉक वेस्ट है जैसे काउडंक हो गया, पोल्ट्री का एक्सक्रीटा हो गया, ये सारी चीज़ें आप एज इनका आप यूज़ कर सकते हैं फॉर न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, आप इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक टाइप ऑफ नेचुरल फार्मिंग है जो आपके इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन कर रहा है, आपके इन्वायरमेंट को सपोर्ट कर रहा है, एंड ऑल्सो आपको एक लंबे टाइम तक प्रॉफिटेबिलिटी दिलाने के लिए एक सस्टेनेबल तरीका है आईएफएस, ओके। लेस रिलायंस टू आउटसाइड इनपुट लाइक फर्टिलाइजर, एग्रोकेमिकल, फीड्स, एनर्जी एक्सेट्रा, ठीक है। जब आप देखिए कि आप ना ज़्यादा डिपेंड होते हैं, जब आपको लगता है कि ज़्यादा फर्टिलाइज़र आप अप्लाई कर रहे हैं, ज़्यादा लेबर आपको डालना पड़ रहा है, ज़्यादा मैकेनाइजेशन डालना पड़ रहा है, तो ये जो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ना वो इतना इंक्रीज हो जाता है। तो जो आईएफएस सिस्टम है ना कहीं आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस कर रहा है, जो कि अल्टीमेट आपका प्रॉफिट है वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। हायर नेट रिटर्न्स टू लैंड एंड लेबर रिसोर्सेज और द फार्मिंग फैमिली, यानी कि फार्मिंग फैमिली के लिए जो आपका जितना भी हायर रिटर्न्स और लेबर, देखिए अब इसमें क्या होता है कि जो आपने आईएफएस सिस्टम आपने अप्लाई किया है, इससे क्या होता है कि जो आपकी स्मॉल फार्मर फैमिली है ना वो उनके लिए भी सपोर्टेबल है, ये लार्ज फार्मर फैमिलीज के लिए भी सपोर्टेबल है, और सभी के लिए
प्रॉपर सूटेबल टाइप ऑफ फार्मिंग सिस्टम है ये। और इससे क्या होता है कि आपका जो नेट रिटर्न होता है लैंड और लेबर का, यानी कि आपने अपना लैंड ऑक्यूपाई किया है, उस पर लेबर लगाया है, उसका जो नेट रिटर्न है वो आपको प्रॉपर मिल रहा होता है। यानी एक बेनिफिशियल क्रॉप, बेनिफिशियल आपका जो इनपुट है, आउटपुट है, वो मिल रहा होता है। ठीक है, अगर आपने अभी इस ईयर आपने वीट ग्रो करी है, ठीक है, वीट आपका अच्छा प्रोडक्शन होता है, उसके बाद आप उसको एक टाइम पे मार्केट में सेल कर रहे होते हैं, उससे जो बेनिफिट आता है आपका अपना जो लाइक अपना खाने पीने का जो रिक्वायरमेंट है, यानी कि पर्सनल रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो जा रही है, उसके बाद आप उसको मार्केट में सेल कर रहे हैं, जो कि आपको एक सरप्लस में आपको जो मॉनेटरी सपोर्ट है वो भी दे रहा है, तो कॉस्ट इफेक्टिव हो गया। अब अगली बार आपको जब क्रॉप ग्रो करनी होगी, अगली बार आपको अगर कोई नई टेक्नोलॉजी अप्लाई करनी होगी, तो उसके लिए आपके पास जो कॉस्ट है वो भी डेवलप हो जाएगा। ठीक है, रेगुलर स्टेबल इनकम थ्रू द प्रोडक्ट्स लाइक एग, मिल्क, मशरूम, वेजिटेबल, हनी and silkworm cocoon from the linked activity in the integrated farming। अब देखिए कि जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है, अब ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में तो हम सारी चीज़ें अप्लाई कर रहे हैं ना। तो देखिए आपके जो फिशेस है, उसके बाद जो आपकी पोल्ट्री है, और अगर आप एपीकल्चर कर रहे हैं, बी कीपिंग कर रहे हैं, ठीक है, सेरीकल्चर कर रहे हैं, अगर सिल्कवर्म आप मलबरी ट्री में ये सारी चीज़ें ग्रो कर रहे हैं, तो ये थ्रू आउट द ईयर आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट दे रही है। ठीक है, अगर आप अपना एक लैंड का प्रॉपर मैनेजमेंट कीजिए ऐसा कि जहां आप ये सारे यूनिट्स को इंस्टॉल कर दीजिए, तो इससे क्या होगा, इससे ये होता है कि आप एक थ्रू आउट द ईयर एक प्रॉफिटेबिलिटी के स्टेटस में रहते हैं। ठीक है, थ्रू आउट द ईयर यू विल बी इन अ प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटस। ठीक है, सारे पे आपको कुछ ना कुछ रेगुलर प्रोडक्ट्स, रेगुलर इनकम आपको जनरेट हो रही होगी। Reduced production cost of components through input recycling from the byproducts of allied enterprise। ठीक है, तो जो आपका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो जो दूसरे, देखिए हर एक क्रॉप से आपको कुछ ना कुछ इनपुट मिल जा रहा है दूसरे क्रॉप कंपोनेंट के लिए। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, आपका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है ना उसको रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, जो प्रोडक्शन कॉस्ट को जब वो रिड्यूस कर दे रहा है, तो अल्टीमेटली ये आपका जो क्या बोलते हैं एक रिसाइकलिंग हो रहा है और आपके नेक्स्ट बाय प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छा सिस्टम है। अभी जितने भी अपकमिंग टाइम है, जितना मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, उसमें आप देखेंगे कि फार्मर्स बहुत ज़्यादा हद तक अपने क्रॉप्स में मॉडिफिकेशन ला रहे हैं, पॉली हाउस ग्रो कर रहे हैं, मल्चिंग कर रहे हैं, ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो पुराने मेथड जिसमें उनकी क्रॉप को काफ़ी ज़्यादा लॉसेस हो रहे थे, क्रॉप फेलियर हो रहा था, वो सारी चीज़ें आपके कहाँ से कवर हो जा रही हैं, आपकी कवर हो जा रही हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम से। ठीक है, सो दिस वाज द क्लास। होप आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हर एक पॉइंट को मैंने अच्छी तरीके से डील किया है। ठीक है, रेस्ट अगर आप देखते हैं कि आपने अगर FCI AG3 टेक्निकल पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, तो हमारे चैनल लाया है आपके लिए कंप्लीट कोर्स, जिसमें आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है कंप्लीट नोट्स एज पर द सिलेबस, प्रिंटेबल ई बुक, 1 क्वेश्चन बैंक, फुल एंड टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड की जा रही है। जो YouTube क्लासेस हमारे चैनल ले रहा है, उसके नोट्स भी, उसकी क्लास नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। क्वालिटी कंटेंट फॉर द एग्जामिनेशन, यानी आपके एग्जामिनेशन, आपका सिलेक्शन एश्योर करने के लिए जितना जो क्वालिटी कंटेंट है, जो अप्रोप्रिएट कंटेंट है, वो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है जस्ट इन द कॉस्ट ऑफ 1500 रुपीज़। सो आप इस कोर्स में अगर इनरोल करना चाहते हैं, तो इस कोर्स में इनरोल करने की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। सो प्लीज़ डू इनरोल इन दिस कोर्स एंड रेस्ट। अगर आप FCI AG3 फेज़ 1 एंड फेज़ 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर टेक्निकल, अकाउंट, जनरल एंड डीपो पोस्ट, तो उसमें आपका जो मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड GS का जो बैच है वो भी हमारे चैनल ने आपके लिए लेके आया है। वो इस बैच में अगर आप उसका वीडियो कोर्स चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है आपके लिए, जिसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, आपको वीडियो क्लासेस अपलोड मिलेंगी, क्लास नोट्स मिल जाएंगे, ई बुक्स बेस्ड ऑन सिलेबस, 10 फुल एंड टेस्ट सीरीज इन सभी सब्जेक्ट्स की, डाउट क्लियरिंग सेशंस आपको मिलेगा। और ये कोर्स आपको अवेलेबल है जस्ट इन द कॉस्ट ऑफ 2000 रुपीज़।
तो इस कोर्स को भी आप इस कोर्स में भी आप इनरोल कर सकते हो। और इस कोर्स में इनरोल करने की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अगर आपको फर्दर कोई भी और डाउट होता है तो हमारा पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर एंड ऑल्सो वी हैव आवर टेलीग्राम चैनल, सो प्लीज़ ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल ऑल्सो। और हमारे पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर पे आके आप अपने फर्दर डाउट्स भी हमसे पूछ सकते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास एंड अब अगर आपको इस वीडियो अच्छी लगी हो, आपको हर टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आए हो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, सो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो क्लास टू योर ऑल प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स, जो सारे एग्रीकल्चर एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करें, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो सारे एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो शेयर करें एंड ऑल्सो कॉमेंट वॉट एवर हाउ एवर यू फेल्ट, एंड अगर आपको इसमें कोई और डाउट है तो उसका वो भी आप कॉमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू ऑल, सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, थैंक यू।